अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सब फ्रेंड को? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। ओके। लास्ट क्लास के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन किसी का? जी जरा ऑफशोर कंपनी का कॉन्सेप्ट दोबारा थोड़ा सा प्लीज बता दें। प्लीज़ आप सब 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं आपको रिकैप देता हूँ पूरा, ठीक है? पिछली स्लाइड पे। आई थिंक हमारा लास्ट एक और बैच भी शायद चल रहा था। अच्छा, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बेसिकली यूएई की 7 स्टेट के बारे में बताया था। अबू धाबी, दुबई, अजमान, दुबई, अबू धाबी, शारजा, जो 3 मेन स्टेट्स हैं जिनका नाम आप सबने सुना हुआ है। इसके बाद अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा एंड उमुल कुरैन, ये 7 स्टेट्स हैं जिनका इत्तेहाद यूएई कहलाता है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि DED.AE ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ का वो डिपार्टमेंट है जो मेन लैंड में कंपनी को देखता है। इसके साथ ही मैंने आपको मेन लैंड और फ्री जोन का डिफरेंस भी बताया था। उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि एज अ जनरल रूल फ्री जोन कंपनी मेन लैंड में बिजनेस नहीं कर सकती, मेन लैंड में और बाकी फ्री जोन में। इसके बाद मैंने आपको इन्वेस्ट इन दुबई पे ऐप बनाने का कहा था। इन्वेस्ट इन दुबई पे आप सब ने अपना ऐप, अपना अकाउंट बना लिया था। इसके बाद इन्वेस्ट इन दुबई पे ना अकाउंट नहीं बना, वो पास मांग रहा था। जो आपने मुझे स्क्रीन शॉट भेजे, आपका अभी लॉग इन अकाउंट ही नहीं बना, क्रिएट अकाउंट नहीं हुआ, राइट? सर, ओटीपी नहीं आता। देखिए मैं आपको बताऊं, ऐसे हो सकता है कि आप नंबर चेंज करें, ठीक है? अकाउंट पाकिस्तानी नंबर पे बिल्कुल आता है, फिर अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। आदिल एक बात कर जी सॉरी। आदिल बात कर रहा हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो भी आप स्लाइड अभी दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट स्लाइड है? ये सेकंड स्लाइड है। सेकंड स्लाइड है? सेकंड फर्स्ट स्लाइड से आप क्या मुराद लेते हैं? अच्छा। हाँ नहीं, ये इस लेक्चर की पहली स्लाइड है, ठीक है? ओके सर। ओके। कल के लेक्चर के हवाले से मैं आपको बता रहा था। मुझे 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा ना सब पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करता हूँ, ठीक है? मैं नॉर्मली टीम यूज़ करता हूँ। ओके। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसमें लास्ट क्लास की उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम नज़र आया कुछ स्टूडेंट्स के साथ। तो उनका कहना है कि इन्वेस्ट इन दुबई पे उनका अकाउंट नहीं बना या उन्हें ओटीपी नहीं आया। ये सबको आएगा पाकिस्तान में, ठीक है? वन टाइम पासवर्ड ओटीपी हर किसी को रिसीव होगा। हाँ, ये पॉसिबल है कि कई बार का नेट स्लो होने की वजह से या इस तरह की वजूहत की बिना पे एक नंबर पे या एक नेट पे ओटीपी ना आ रहा हो। लेकिन मेरे काफ़ी बैचेस गुजर चुके हैं और बैचेस के अलावा मैंने काफ़ी सारे लोगों को ट्रेन किया हुआ है फॉर कंपनी सेट अप फॉर टैक्सेशन। तो ओटीपी पाकिस्तानी नंबर पे भी आता है। हाँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम आता है आगे वेरिफिकेशन का, आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा होता। ये आप जो ही यूएई में लैंड करते हैं, यूएई में आते हैं, तो इमीडिएटली वेरीफाई हो जाता है। एक और तरीका कार ये भी है कि आप अगर किसी के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू आप यूएई के में एक्सेस दे दें अपने
इन्वेस्ट इन दुबई अकाउंट की, तो उसे यहाँ पे बैठा हुआ फ्रेंड वेरीफाई कर सकता है। इसमें इन्वेस्ट इन दुबई में चले गए, इस सब को हम इन्वेस्ट इन दुबई में डैशबोर्ड को हम देखेंगे कैसे होता है, प्रैक्टिकली देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और इन्वेस्ट इन दुबई के प्लेटफॉर्म से कंपनी कैसे रजिस्टर होगी, 7 स्टेप्स हैं बेसिकली। सबसे पहले आप वहां पे जाके लॉग इन करेंगे और टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बिजनेस की में पार्टनर की जो डिटेल्स हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। लाइसेंस की टाइप्स आप देखेंगे। इन सब से पहले मैं आपको लाइसेंस टाइप पे लेके जाता हूँ। लाइसेंस टाइप क्या होता है, मिसाल देते हैं। सबसे पहले तवज्जो से सुनिएगा प्लीज। आप ड्राइविंग करना सर ये चाहते हैं। एलएलसी का बता रहे हैं ना आप? जी ये सर एलएलसी का बता रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, रुके, पूरा हम चलते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं एलएलसी होती क्या है, ठीक है? बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। आप भूल जाएं एलएलसी का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ जाए, ठीक है? देखिए, आप सब पाकिस्तान में आपने ड्राइविंग करनी है, आप जाते हैं, जो बाइक चलाने वाला लाइसेंस है वो ले आते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या बाइक वाले लाइसेंस पे आप गाड़ी चला सकते हैं पाकिस्तान में? नहीं चला सकते। आपके लिए गाड़ी का लाइसेंस अलग है, हैवी व्हीकल का लाइसेंस अलग है, बाइक का लाइसेंस अलग है। इसी तरह से यूएई में जब आपने बिजनेस शुरू करना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक बिजनेस लाइसेंस लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही तरह का बिजनेस लाइसेंस लेना है या ट्रेड लाइसेंस लेना है। ट्रेड लाइसेंस या बिजनेस लाइसेंस से कभी, अगर ट्रेड लाइसेंस और बिजनेस लाइसेंस का कॉन्सेप्ट भी किसी को नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे आके एक एग्जांपल देता हूँ। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे स्पेशली देहातों में, छोटे शहरों में, अपने घर के बाहर बोर्ड लगा देते हैं सस्ता बाजार, साथ दुकान खोली हुई होती है। आप सबने ऐसा देखा होगा। यूएई में यूएई कमर्शियल लॉ मौजूद है। एज पर यूएई कमर्शियल लॉ, अगर आप यूएई में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो रेगुलर हो, ठीक है? एक तो होता है आपने वन टाइम गाड़ी बेच ली, आपका अपना फ्लैट था, आपने एक दफा बेच दिया। रेगुलरली आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कहलाएगा, ठीक है? और बिजनेस करने के लिए आपने लाइसेंस लाजमी लेना है। बिजनेस करने के लिए आपने लाइसेंस लाजमी लेना है। ये लाइसेंस क्या होता है? बिजनेस का लाइसेंस, ये मुख्तलिफ तरह का। जैसे आपने पाकिस्तान में गाड़ी चलानी हो, बाइक चलाना हो, कोई व्हीकल चलाना हो, तो आपको लाइसेंस चाहिए होगा। ऐसे ही यूएई में बिजनेस करने के लिए आपने एक लाइसेंस लेना होता है। अब क्या लाइसेंस एक ही तरह का होगा? ऐसा नहीं है। आपने अगर फैक्ट्री लगानी है तो एक मुख्तलिफ तरह का लाइसेंस लेना होगा। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, जनरल स्टोर डालना है, तो एक मुख्तलिफ तरह का लाइसेंस लेना होगा। अगर आपने कोई सर्विसेज देनी है, टेस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो एक डिफरेंट तरह का लाइसेंस होगा। सबसे पहले बिजनेस की रजिस्ट्रेशन को, यूएई में बिजनेस सेटअप करने के तरीके को समझने के लिए सबसे पहले लाइसेंस की टाइप्स को समझना लाजमी है। जब आपको लाइसेंस की टाइप समझ आ जाएंगी, उसके बाद मैं वापस आपको इन्वेस्ट इन दुबई के प्लेटफॉर्म पे लेके जाऊंगा, ठीक है? सिक्स 6 तरह के लाइसेंस हैं मेन। जैसे पाकिस्तान में आप कहते हैं कि गाड़ी चलाने के लिए बाइक का लाइसेंस होगा, हैवी व्हीकल लाइसेंस होगा, कार का लाइसेंस होगा। इसी तरह से यूएई में 6 तरह के लाइसेंस हैं। एक लाइसेंस है कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, टूरिज्म लाइसेंस, एग्रीकल्चर लाइसेंस, क्राफ्ट लाइसेंस।
6 तरह के लाइसेंस हैं। इनमें से जो ऊपर वाले तीन तीन हैं, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, ये इंतहाई कॉमन है। हम जरा इन तीन को हम जरा डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा था कि यूएई में 6 तरह के बिजनेस लाइसेंस होते हैं, जिनमें से 3 बिजनेस लाइसेंस इंतहाई कॉमन है। कमर्शियल लाइसेंस, ये ज़्यादातर ट्रेडिंग से रिलेटेड होता है। सेकंड, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना होगा। प्रोफेशनल लाइसेंस प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए यूज होता है। इससे पिछली वाली स्लाइड पे जो लाइसेंस लिखे हुए हैं आखिरी, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, ये दोनों तो इनके नाम ही से वाज़ह हो जाता है कि इनका क्या क्या पर्पज है। आखिरी चीज रह जाती है क्राफ्ट लाइसेंस। क्राफ्ट लाइसेंस बेसिकली जो बड़े यूनिक किस्म के पर्सनल लेवल के स्किल्स होते हैं, मसलन हाथ से पंखे लग बना के आपने बेचने हैं, कोई यूनिक किस्म का आर्ट आपने बना के बेचना है, उसके लिए क्राफ्ट लाइसेंस यूज होता है। तो कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, टूरिज्म लाइसेंस, एग्रीकल्चरल लाइसेंस और क्राफ्ट लाइसेंस, 6 तरह के लाइसेंस आपको बताए, जिनमें से पहले 3 इंतहाई कॉमन है। हम ऑल दो मेरा फोकस इन 3 पे होगा, लेकिन हम इन सब्सटेंस तमाम तर लाइसेंसेस का जायजा लेंगे कि उनको कैसे यूज करना है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम, अच्छा इसके अलावा एक चीज होती है लीगल टाइप। मैं आपको टाइप ऑफ लाइसेंस तो पढ़ा चुका सबको। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ बिजनेस पे। आवाज आ रही है सबको? यस सर आ रही है। ठीक ओके है, सर। जी आ रही है। समझ भी यस आ सर रहा है। ओके। ठीक है। अच्छा, आ रही है सर। ठीक है, हम इन 3 मेन लाइसेंस पे फोकस करेंगे। टोटल 6 लाइसेंस हैं, बाकी 3 को हमने रहने नहीं दिया। उनका तरीकेकार भी अप्लाई करने का प्लेटफॉर्म एक ही है, लेकिन इतने कॉमन नहीं है। ठीक है। अब हम एक खास कंडीशन में जाते हैं लाइसेंस को समझने के लिए। होता क्या है, आप अकेले हैं, अकेले बंदे हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, जरा 5 मिनट के अंदर हम समझते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप होता क्या है। आप अकेले हैं और अकेला बिजनेस बिजनेस करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपका कोई पार्टनर ना हो, कोई और ऑनर ना हो, और कोई बिजनेस में शेयर होल्डर ना हो, सिर्फ आप अकेले स्टेक होल्डर, सिर्फ आप अकेले शेयर होल्डर हैं। अब हम आते हैं, जरा देखते हैं कि आपने यूएई में कोई बिजनेस शुरू करना है, आपके पास कौन से ऑप्शन है। क्या याद रखना है, याद रखना है आप अकेले हैं, आप अकेले हैं, ठीक है, इंडिविजुअल हैं। हम 3 मेजर लाइसेंस को देख रहे हैं, प्रोफेशनल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस और इंडस्ट्रियल लाइसेंस। और ये सर तब की बात है कि हम विजिट वीजे पे वहां पे पहुंचे हैं और हम अपनी इनिशियल वर्किंग कर रहे हैं। ये तब हम सर ये असेसमेंट कर रहे हैं सर, या हम नहीं, किसी किसी अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आपने अभी सिर्फ ये याद रखना है आपने यूएई में बिजनेस करना है, ठीक है, या आप किसी और बंदे ने यूएई में बिजनेस करना है, उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है, कितनी तरह से वो लाइसेंस ले सकता है। ठीक है। सबसे पहले आपने ये याद रखना है, इस बात को निकाल दें अभी के जहन में कि आप विजिट वीजा पे आप पाकिस्तान में बैठ के भी यूएई में बिजनेस की प्लानिंग कर सकते हैं। असल हमारा मकसद ये है कि हमने बिजनेस शुरू करना है तो किस तरह का लाइसेंस लेना है, किस एरिया में शुरू करना है, मेन लैंड में जाना है या फ्री जोन में जाना है, किस तरह का लाइसेंस लेना है। क्या आप पाकिस्तान में बैठ बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं? ये क्वेश्चन हम आगे बिजनेस सेटअप के टाइम में देखेंगे। ठीक है, जब हम प्रैक्टिकली प्लेटफॉर्म पे जाके देख रहे होंगे कि असल में लाइसेंस कैसे अप्लाई होता है। अच्छा, 3 लाइसेंस के टाइप्स हैं, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, और आप अकेले बंदे हैं। अच्छा, मैं जरा आपकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग कॉमन सेंस टेस्ट करने लगा हूं। एक बंदे ने चमड़े से
जूते बनाने हैं, लेदर के जूते बनाने हैं, बताएं वो इसमें से कौन सा लाइसेंस लगेगा? इंडस्ट्रियल लाइसेंस। इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस। प्रोफेशनल, नहीं, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग। इंडस्ट्रियल सर। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। लेदर से जूते बनाने हैं, इस काम के लिए क्या हमें कोई मशीनरी लगाने की ज़रूरत है, क्या फैक्ट्री बनाने की ज़रूरत है? द आंसर इज यस। आपने लेदर से बैग बनाने हैं, आपने फैक्ट्री लगानी है, ये सब किस में जी आएगी? शॉप तो इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्रियल। आएगी। इंडस्ट्रियल में आएगा। इंडस्ट्रियल, स्मॉल ठीक है, बिजनेस, स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फिर इंडस्ट्रियल सही। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। मुझे ये बताएं, जूते आ गए, यूएई में आ गए हैं, आपने आगे बेचते नहीं है, दुकानों पे जाके बेचते हैं, अब कौन सा लाइसेंस होगा? कमर्शियल। कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल, कमर्शियल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल। कमर्शियल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने टेक्स्ट पढ़ने लगे हैं इसके आगे, आप कह रहे हैं कि मैं तो यार यूएई में आके बुक कीपिंग और टेक्स्ट की सर्विसेज दूंगा, कौन सा लाइसेंस लाएंगे? प्रोफेशनल प्रोफेशनल। लाइसेंस। ठीक है, ओके। अब मैं, मेरे ख्याल से जो बेसिक वाली चीज़ें हैं ये बड़ी कॉमन सेंस वाली हैं, ठीक है, बड़ी कॉमन सेंस वाली हैं। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले लाइसेंस की 3 टाइप नहीं पढ़ाई, 6 टाइप पढ़ाई हैं, बाकी तीन तीन कौन सी थी? एग्रीकल्चर, टूरिज्म एंड क्राफ्ट, ऐसे ही है ना? जी। मैं आपसे एक बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे ये बताएं, आपने टमाटर बेचने हैं, कौन सा लाइसेंस लेंगे? कमर्शियल। एग्रीकल्चर। कमर्शियल। कमर्शियल नहीं सर, बेच, कमर्शियल कमर्शियल लाइसेंस। कमर्शियल आ गया ना, वो तो कुछ नहीं कमर्शियल, है। कमर्शियल सर। कमर्शियल। आपने एग्रीकल्चर। इस बात को याद रखना चाहिए, ये चीज़ें ऑल दो 90% आप अपने कॉमन सेंस से जज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। हो सकता है कि किसी बिजनेस वजूहात की बिना पे, बिजनेस लॉजिक के सेंस पे, डीईडी ने आपके कॉमन सेंस के तहत एक चीज दो लाइसेंस के अंदर फॉल कर सकती है। यूएई की डीईडी ने एक पूरी लिस्ट जारी की हुई है कि कौन सी एक्टिविटी किस लाइसेंस के अंदर आती है। ये लिस्ट मैं एक्सेल में आपसे इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगा, ठीक है? तो आप ये उधर जाके चेक करेंगे कि आपने जो एक्टिविटी लेनी है वो किस लाइसेंस के अंदर आई है, सही? तो ऐसे हो सकता है कि बज़ाहिर आपके लॉजिक, आपके कॉमन सेंस के तहत तो एक चीज़ एग्रीकल्चर में जा रही है, लेकिन वो कमर्शियल लाइसेंस के अंदर डीईडी ने किसी लॉजिक के तहत, किसी बिजनेस रैशनल के तहत रखी है। इस बिजनेस रैशनल को भी हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? अच्छा, आप अकेले बंदे हैं, फोकस मेरा सारा इस पे है, आप सिंगल हैं, आप कोई पार्टनरशिप में नहीं है, सारे पैसे आपने लगाए हैं, सारा प्रॉफिट आपको, आपने यूएई में बिजनेस करना है। सबसे पहले आपने देखना है, अकेले हैं तो यार कौन कौन से लाइसेंस आपके पास अवेलेबल हैं? कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, ठीक है? 3 मेजर कैटेगरीज में देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस एक्टिविटीज इन्हीं 3 के अंदर फॉल करेंगी। जो डीईडी की आप देखेंगे लिस्ट, आप देखेंगे कि ज्यादातर एक्टिविटीज इन्हीं 3 के अंदर फॉल करेंगी, ओके? पहली चीज आपने देख लिया, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप की डेफिनेशन डिटेल में देखने के बजाय ये याद रखें कि आप अकेले हैं, अकेले बंदे हैं और आपने यूएई में बिजनेस करना है। लाइसेंस की टाइप भी आप समझ गए, कमर्शियल लाइसेंस होगा, इंडस्ट्रियल लाइसेंस होगा, प्रोफेशनल लाइसेंस होगा। इसके बाद आप देखें आपकी नेशनैलिटी कौन सी है। आम इधर कोई दोस्त तो पाकिस्तानी ना हो, पाकिस्तानी के अलावा कोई है फ्रेंड? जी सर, पता नहीं, मैं पाकिस्तान की हूँ। अच्छा, नहीं, अदर देन पाकिस्तानी नेशनल इस बैच में नहीं है, मेरे पिछले बैच में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इंडियन भी थे। अच्छा, अब आप सब पाकिस्तानी हैं और जी सर। आप, ओके, जीसीसी, जीसीसी का क्या बनता है? या तो आप पाकिस्तानी होंगे, या आप इमाराती, या आप इमाराती होंगे यूएई के नेशनल, या आप जीसीसी कंट्री से ताल्लुक रखते होंगे, या आप इन ममालिक के अलावा किसी से ताल्लुक रखते होंगे। 3 कैटेगरीज आपने देखनी है। पहली बात, क्या आप यूएई के नेशनल हैं? सेकंड चीज, जीसीसी, जीसीसी गल्फ कंट्री का किसे पता है? गल्फ कंट्री में कौन कौन से कंट्री आते हैं?
सर 10 कंट्री में इंडिया है, यूके है, कतर, ओमान, एक बहरीन, मिनट बंद है ओके। मिडिल ईस्ट सर। कतर, ओमान, दुबई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये मेजर ममालिक हैं जी। यूएई, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, सब छह ममालिक हैं सर। बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। ये गल्फ कॉपरेशन काउंसिल सर, इसके तो यही है ना। यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, बहरीन और एक मैं मिस कर रहा हूँ कुवैत सर, कुवैत है। कुवैत। अच्छा ये बेसिकली मोरक्को है सर, मोरक्को। मोरक्को नहीं है। मोरक्को ओके नहीं है सर। अच्छा अब अपने माइक दोबारा एक सेकंड म्यूट कर लें, ठीक है। जब वो इकट्ठे होते हैं ना बहुत तो बाजू का बैकग्राउंड शोर भी आने लग जाता है। ये याद रखिएगा कि जीसीसी से मुराद मिडल ईस्ट नहीं है। जीसीसी दरअसल गल्फ के 6 कंट्रीज में होने वाला एक मुआहिदा है जिसके तहत वो इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज एक दूसरे से कॉपरेट करते हैं। इसमें ये 6 ममालिक शामिल हैं, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, बहरीन थे। अब तवज्जो से सुनिएगा, पहली चीज आपने देख लिया, आप सोल प्रोप्राइटरशिप है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है आप बाद में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी याद रखना है आप सिंगल ओनर है, अकेले आप। उसके बाद देखेंगे आपने कौन सा लाइसेंस लेना है, कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, 3 लाइसेंस में से कौन सा लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि क्या आप यूएई नेशनल हैं, क्या आप यूएई के अलावा ये जो बाकी 5 स्टेट्स हैं इनमें से किसी से ताल्लुक रखते हैं, या आप इनके अलावा किसी मुल्क, पाकिस्तान, इंडिया, इजिप्ट, रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, किसी मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। ठीक हो गया, इधर तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई शक। अच्छा सर, एक मिनट फिर से रिपीट कीजिएगा फर्स्ट से। लाइसेंस। लाइसेंस, लाइसेंस की 6 टाइप्स हैं। जैसे पाकिस्तान में बाइक का अलग लाइसेंस होता है, हैवी अच्छा, व्हीकल नहीं का नहीं अलग। सर, नहीं सर, ये जो अभी आपने बताया ना अभी के जो रजिस्ट्रेशन होने के लिए जो भी। ओके ठीक है, सबसे पहले आप अकेले हैं, एज्यूम करें अभी आप अकेले हैं, आपने विदाउट एनी पार्टनरशिप, विदाउट एनी अदर शेयर होल्डर यूएई में बिजनेस करना है, पहला पॉइंट। सेकंड, इसके बाद आपने देखना है आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी किस लाइसेंस के अंदर फॉल करती है, कमर्शियल लाइसेंस के अंदर, इंडस्ट्रियल लाइसेंस के अंदर या प्रोफेशनल लाइसेंस के अंदर। सेकंड स्टेप हो गया, पहली चीज आप अकेले हैं, सेकंड लाइसेंस की टाइप, ये आपको अपनी बिजनेस एक्टिविटी से पता चलेगी। ठीक है, फैक्ट्री लगानी है इंडस्ट्रियल है, बेचना है तो कमर्शियल है, और अगर कोई पर्सनल सर्विसेज देनी है तो प्रोफेशनल है। इसके बाद थर्ड चीज आपने अपनी नेशनलिटी चेक करनी है, यूएई के रहने वाले हैं, जीसीसी के रहने वाले हैं, एक्सपेट्रिएट हैं। ओके ओके ठीक, सर, गॉट इट, थैंक यू। 3 चीजें हो गई। तो यूएई में बिजनेस सेटअप एक पूरी साइंस है, ठीक है। मिनिमम अगर आपने मेन लैंड में बिजनेस करना है तो एक कंपनी सेटअप, एक आम कंपनी सेटअप करने की मिनिमम जो थका हुआ कंसल्टेंट भी फीस लेते हैं वो मिनिमम 3,000 dirham होती है, मतलब है तकरीबन आप कह लें कि 2.5 लाख होता है, ठीक है। और इसमें एक हफ्ता भी नहीं लगता, 3 दिन भी नहीं लगते। और नॉर्मली जो अच्छे कंसल्टेंट हैं वो इसमें, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, कंपनी के साइज पे भी डिपेंड करता है, वो 10, 15, 20 हज़ार dirham, और इवन की बहुत बड़ी कंपनी है तो 1 लाख तक की फीस लेते हैं। एक्सपेट्रिएट नवीद मैंने आपको बताया, यूएई नेशनल आप समझ गए, इसके अलावा जीसीसी भी समझ गए, इनके अलावा जितनी भी अदर नेशनलिटीज हैं वो एक्सपेट्रिएट हैं। एक्सपेट्रिएट बाहर वैसे कहते हैं हम बाहर के बंदे को, यहाँ पे एक्सपैट का वर्ड से मुराद वो है जो ना यूएई नेशनल है और ना जीसीसी नेशनल है, ठीक है। अब देखिएगा, तवज्जो से सुनिएगा, अगर आप अकेले हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, अभी मैं सोल प्रोप्राइटरशिप का आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस में सिर्फ, आप सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आप अकेले हैं तो सिर्फ कौन सी सर्विसेज दे सकते हैं, प्रोफेशनल लाइसेंस। दोबारा बताता हूँ, अगर आप यूएई नेशनल हैं या जीसीसी नेशनल हैं तब तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा अब सवाल क्या है, सवाल यह है कि आप पाकिस्तानी हैं
ना यूएई नेशनल है ना जीसीसी है, पाकिस्तानी है। आपने प्रोफेशनल लाइसेंस लेना है। प्रोफेशनल लाइसेंस में मिसाल के तौर पे टैक्स कंसल्टेंसी देनी है, आईटी की कोई सर्विसेज देनी है, चेफ की सर्विसेज देनी है, सैलून खोलना है, आपने ऐसी सर्विसेज देनी है जो प्रोफेशनल लाइसेंस के अंदर फॉल करती हैं, और आप ना यूएई नेशनल है ना जीसीसी नेशनल है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। लोकल सर्विस एजेंट क्या होता है अभी बताते हैं। लोकल सर्विस एजेंट, इसे आपने अरबी में वकील खिदमत कहते हैं। जो दोस्त यूएई में हैं इतने अर्से से, अरबी में से वकील खिदमत कहते हैं। ये वो बंदा होता है जो आपको गवर्नमेंट रिलेटेड अमूर में लाइसेंस की एक्टिवेशन में हेल्प आउट करता है। और ये याद रखिएगा, लोकल सर्विस एजेंट से मुराद इमाराती पार्टनर नहीं है। इससे मुराद लोकल पार्टनर नहीं है। सही। लोकल सर्विस एजेंट क्या होता है? ये एक रजिस्टर्ड पर्सन होता है। ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प आउट करता है। इसको अपॉइंट करना लाजमी होता है। ये आपके मामलात देखते हैं। लेकिन अगर आप यूएई नेशनल और जीसीसी हैं, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसका ताल्लुक है सऊदी अरब से, वो कहता है मैंने यूएई में सोल प्रोप्राइटरशिप शुरू करनी है। सोल प्रोप्राइटरशिप से क्या मुराद है? अभी तक याद रखें कि एक अकेला बंदा विदाउट एनी पार्टनरशिप। तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकते हैं, यूएई नेशनल भी ले सकते हैं, लेकिन एक्सपर्ट हैं तो आप ले तो सकते हैं, लेकिन आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। पॉइंट समझ आया किसी को नहीं आया? सर लोकल सर्विस एजेंट फिर से बता दें, मतलब उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, वो होता कौन है? वकील खिदमत, लोकल सर्विस एजेंट, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कुछ ऐसे लोकल पर्सन होते हैं जो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के मामला को देखते हैं, गवर्नमेंट से जो आपकी डीलिंग्स होती हैं उसको देखते हैं। लेकिन सिंपली बताऊं कि जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस अप्लाई कर रहे होंगे, तो आपने एक लोकल सर्विस एजेंट को मेंशन करना होगा कि ये बंदा मेरा लोकल सर्विस एजेंट है, चाहे वो कुछ भी ना कर रहा हो। आपने लोकल सर्विस एजेंट को फीस देनी है और उसे मेंशन करना है। तो सर ये लोकल सर्विस एजेंट किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है? नहीं, ये नेशनल है। ओके। ओके। और सर इसको कुछ ना कुछ हमें पेमेंट देनी होती है, सैलरी वगैरह पे करनी पड़ती है? नहीं, इसको सेवी नहीं, इसको वन टाइम फीस दी जाती है, या लाइसेंस के टाइम फीस दी जाती है, लाइसेंस रिन्यूअल के टाइम। ठीक है। मतलब ये है कि सर ये हमारे प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं होता, सिर्फ वो सर्विसेज देने की एवज जो है वो चार्ज करता है अपना। बिल्कुल। ये याद रखिएगा, कई जगहों पे काफी सारे दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं लोकल पार्टनर के साथ। उन्होंने सुना होता है कि यार यूएई में लोकल इमाराती नेशनल का बगैर बिजनेस नहीं ओपन हो सकता। वो इसको लोकल ऑनर से कंफ्यूज कर देते हैं। ये ऑनर नहीं है, ये लोकल सर्विस एजेंट है जो गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में आपको हेल्प आउट करेगा। इसकी फिक्स फीस होगी जो डिफरेंट हो सकती है, 3,000, 4,000, 6,000 डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। सर ये जो नॉर्मल टाइपिस्ट वगैरह वहाँ पे बैठे होते हैं, ये जो कंपनीज रजिस्टर कर रहे होते हैं, ये वही करते हैं या कि नहीं, ये उनके अलावा कोई ये इनके स्पेशल लोग अलावा। हैं या कि? अच्छा, नॉर्मल टाइपिस्ट वगैरह जो हर जगह बैठे हुए हैं ये वो नहीं करते? नहीं, ये बस कंसल्टेंट की एक किस्म है जो टाइपिंग सेंटर है ना। ठीक है। हम्म। वो काम जो वो लोग करते हैं ना, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। जो टाइपिंग सेंटर करते हैं, जो कंसल्टेंट करते हैं, जो कंपनी सेटअप की काम करते हैं, बल्कि उससे दो हाथ आगे, आपने उनको ये भी बताना होगा कि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होंगी, और असेस करके बताएं कि आपने बिजनेस कहाँ पे शुरू करना है। राइट, थैंक यू। ओके। अब हम आ जाते हैं कि यार पहले तो हमने टैक्स कंसल्टेंसी शुरू कर। समझो, पहले तो टैक्स कंसल्टेंसी शुरू सर कर। वन क्वेश्चन, ये लाइसेंस के साथ इसकी पेमेंट देनी है? जो कंपनी, जो कंसल्टेंट हमारी कंपनी रजिस्टर करवा रहा होता है एलएलसी, उसके साथ इसकी पेमेंट इसको देनी होती है, तो वो फिर हमें कुछ डॉक्यूमेंट देते हैं कि ये आपका लोकल सर्विस एजेंट है, लोकल सर्विस एजेंट एक या उसका बिल्कुल। नाम वाम भी हमें बता? आपको लोकल सर्विस एजेंट से जो भी पेमेंट टर्म्स हैं वो उसी से एग्री करनी है। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट दोबारा करूंगा कि मैं अच्छा, बात। उसका ये नाम, एड्रेस वगैरह,
कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा बोलिए प्लीज। जो कंसल्टेंसी फर्म लाइसेंस प्रोसेस करवा रही होती है, वो इस लोकल सर्विस एजेंट का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह देते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मैं कंसल्टेंट हूँ, मैंने अगर किसी को की सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करनी है तो मैं लोकल सर्विस एजेंट मेरे पैनल पे हैं, मैं उनसे खुद उनकी डिटेल डाल दूंगा, आपको इसमें कुछ भी करना नहीं होगा। सही, ये कंसल्टेंट होते ही इसलिए हैं कि अब आप बड़ी जिम्मा हो गए, हम संभाल लेंगे। तो सर इनकी फी वगैरह कोई फिक्स होती है या मतलब मौके पे ही तय होती है? वो तो सर ने बताया है ना कि वो तकरीबन 3000 रुपीज लाइसेंस की फीस के साथ देना होती है, लेकिन स्टिल आई एम कंफ्यूज कि ये इस ये फिजिकली इसको हम देख सकते हैं, इस लोकल सर्विस एजेंट को, इसका नाम, पता, एड्रेस वगैरह? एक मिनट मैं प्लीज क्लियर कर लूँ। पहली तो 3000 से स्टार्ट होती है नॉर्मली, कई 6000 भी चार्ज करते हैं लोकल सर्विस एजेंट से। जी। फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड से ये रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, कई जगहों पे एजेंसी भी होती हैं, ठीक है, और उनका लाइसेंस नंबर, उनकी डिटेल्स आपने मेंशन करनी होती है। अच्छा, उनका लाइसेंस नंबर, उनकी डिटेल्स, और वो हमें जरूरत पड़ने पे हेल्प आउट भी करते हैं। हाँ, ये उनकी ड्यूटी होती है बेसिकली, ठीक है, नॉर्मली ऐसी कोई जरूरत इंशाल्लाह ताला नहीं पड़ेगी, ठीक है। सपोज इसको अच्छा, ऐसे मतलब समझ लें कि जैसे लाइन सॉरी जैसे डाउन द लाइन हमने जाके किसी और को प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है, तो जिस वक्त एक्सपर्ट्स आके अपने आप को यूएई में रजिस्टर करवा रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ का लोकल हमारा एक कंसल्टेंट होगा। वो कंसल्टेंट हमें गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर रजिस्टर करेगा। वंस वी आर रजिस्टर्ड एंड नोन टू गवर्नमेंट एज कंसल्टेंट, तो फिर हम अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज आगे दे सकते हैं। नहीं, मैं अपनी चीज़ें जो है वो चेंज करने लगा हूँ, ये पॉइंट क्लियर नहीं हो गया। सबसे पहले इस बात को याद रखें कि कंसल्टेंट एक अलग चीज़ है, लोकल सर्विस एजेंट एक अलग चीज़ है, ठीक है। कंसल्टेंट से मुराद कोई भी बंदा जो आपको कंपनी रजिस्टर कर देता है, टैक्सेशन की सर्विसेज दे देता है, अकाउंटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आईटी कंसल्टेंट होते हैं, हम सब कंसल्टेंट हैं। लोकल सर्विस एजेंट एक बिल्कुल सेपरेट चीज़ होती है जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर होती है। सही, आपने जो कॉन्सेप्ट मिक्सअप किया है, और जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे तो हम देखेंगे कि लोकल सर्विस एजेंट का जिक्र कहाँ पे आता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको एक लोकल सर्विस एजेंट को, एक इमाराती नेशनल को या गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड एजेंसी को एक फिक्स फीस देनी होती है, ठीक है। इसका कंसल्टेंसी से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। सर जो मुझे समझ आया है वो ये आप कहना चाह रहे हैं कि यूएई जो प्रोफेशनल लाइसेंस है, अगर यूएई नेशनल है और जीसीसी जो क्या कहते हैं गल्फ कंट्री से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये लोकल सर्विस एजेंट ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम उनके अलावा जो नेशनल्स हैं उनके लिए लोकल सर्विस एजेंट ज़रूरत पड़ेगा, ऐसा है? बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज सर, ये अगर बताएं हम कि हमारी ये बत, एक्टिविटी जो है वो कुछ डिफाइन हुई भी है और हम ये सर्विसेज देते हैं विदाउट लोकल सर्विस एजेंट, तो दीज एक्टिविटीज आर इलीगल, तो फिर ये इलीगल इलीगल समझी जाएंगी। अगर कोई भी बिजनेस आप रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उसकी लोकल सॉरी, सर्विस एजेंट के बगैर। हाँ फर्स्ट लेट मी कंप्लीट, ओके। नहीं, लोकल सर्विस एजेंट के बगैर अगर हम ये सर्विसेज दे रहे हैं, टैक्स रिलेटेड सर्विसेज वहां पे, तो वो इलीगल शुमार होगा। क्योंकि हमारे पास लाइसेंस ही नहीं होगा तो डेफिनेटली वो इलीगल होगा। देखिए मैंने आपसे जो लाइसेंस का तरीकाकार पढ़ा रहा हूँ, लाइसेंस के बगैर आप कोई भी बिजनेस करेंगे दैट इज इलीगल, ठीक है, 50,000 फाइन है। सही। अब लोकल सर्विस एजेंट के बगैर तो कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं रजिस्टर हो सकती, ठीक है। सर, अगर हमने एक्टिविटी अपने लाइसेंस में डाली भी है डेटा एंट्री की, मतलब ये जैसे कि वैट की फाइलिंग है, हम इसको ये भी तो ट्रीट कर सकते हैं कि ये डेटा एंट्री है, हम खाली डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, या हमें उसके लिए ये चाहिए होगा लोकल सर्विस एजेंट? डेटा एंट्री भी प्रोफेशनल लाइसेंस में फॉल करती है, ठीक है। अच्छा, डेटा एंट्री भी प्रोफेशनल लाइसेंस में शामिल होती है? आप किस में फॉल करेंगे? बिजनेस एक्टिविटी जब भी कर रहे हैं वो किसी ना किसी लाइसेंस के अंदर आनी चाहिए, आपके पास उसका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए। मुझे बताएं, प्रोफेशनल लाइसेंस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, टूरिज्म,
क्राफ्ट्स में आएगी डाटा एंट्री आपके साल में, प्रोफेशनल लाइसेंस में आएगी। प्रोफेशनल नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए आपको फिर लोकल सर्विस एजेंट चाहिए, लाइसेंस चाहिए। अच्छा, उसमें ठीक है, आई अंडरस्टैंड। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज? तो ये बताएं कि ये जो लोकल एजेंट है ये अमराती नेशनल कोई सिंगल पर्सन होगा या फर्म होगी, और इसको ये कैसे, इसको मतलब वहाँ अगर कोई अपनी कंपनी रजिस्टर करा रहा है या प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है तो इसको कैसे हम वहाँ पे फाइंड कैसे कर सकते हैं इसको? जी बिल्कुल ऐसे ही लो- जैसे आप कंसल्टेंट की लिखें, लिस्ट बनाएं गूगल में कि लिस्ट ऑफ लोकल सर्विस एजेंट। ये एजेंसी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ये यानी कि लिस्ट अवेलेबल होगी, ये खुद ही हमें वहाँ से एक सर्च करना पड़ेगा गूगल से? मुझे 1 मिनट और दे दें। ये जमील भाई ने लिखा है कफील, ये कफील नहीं है, ये कफील नहीं होता। ठीक है, अच्छा ओके। सर, जो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज लोग देते हैं इधर यूएई में, वो भी प्रोफेशनल लाइसेंस के अंडर आएंगी? सर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं ना, ठीक है, बहुत आगे हम जा रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें इस पॉइंट में हम लोग बहुत टाइम लगा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सप्लेन सब करूंगा। ठीक है, फ्रीलांसर की एक्टिविटी, इसको हम थोड़ा सा टाइम करते हैं। ठीक है, पहले हम आगे पढ़ लें। सर चीजें ये आंसर क्वेश्चन वाला सेशन बाद में रखेंगे, फिलहाल इसको कंटिन्यू करते हैं, जो कि टाइप क्लिक करेंगे फिर अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है सर। मुझे नॉर्मली क्वेश्चन आंसर क्लास के बीच में पसंद है, लेकिन बहरहाल इधर बहुत टाइम लग रहा था और कुछ कॉन्सेप्ट आपके आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, आगे चलने लगा। सर सर वन वन मोर थिंग, सॉरी, वन मोर थिंग। जब या ये एलएलसी कंपनी रजिस्टर होती है तो कंसल्टेंट हमें डॉक्यूमेंट देता है, बिजनेस लाइसेंस देता है, ऑक्यूपेंसी एग्रीमेंट देता है, मेमोरेंडम और शेयर रजिस्टर आप वगैरह देता है। आप इसका समझे समझ अलग से कोई डॉक्यूमेंट है कि ये लोकल सर्विस एजेंट है आपका? आगे प्लीज सुने। देखिए, हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि हमारे तमाम तर स्टूडेंट पार्टिसिपेंट एक लेवल पे नहीं है। बहुत सारों का भी एलएलसी का मतलब नहीं पता अभी। आप मेरे साथ से यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं, बाकी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वन बाई वन उंगली पकड़ के शुरू से चलना है। अभी सिर्फ ये सोल प्रोप्राइटरशिप आप एज्यूम करें, आप सिंगल पर्सन है, अभी मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का भी नहीं बताया। ठीक है, और ये काफी जी प्रेशर था मुझसे। अच्छा, ये मैं अभी बीच में क्लास के अनाउंस कर रहा हूँ। एक तो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं क्लास लंबी जरूरत के मुताबिक कर देता हूँ, मेरी वॉइस नहीं ब्रेक हो रही, मैं नहीं समझता। मेरे मेरी मेरी आवाज़ क्या हो रही है ब्रेक? नहीं सर, ओके नहीं है, नहीं, क्लियर आपकी है आवाज आवाज आपकी। बिल्कुल अच्छा, क्लियर आवाज है। ठीक है प्लीज। मेरे ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि हम इस टाइम क्लास नहीं ले सकते, आइंदा जो आपकी क्लासेज होंगी वो पाकिस्तानी मियारी वक्त के मुताबिक 9 PM पे होंगी। ठीक है, और आप उसको 10:30 ध्यान में रखिएगा, 1.5 घंटे की क्लास। ठीक है, ओके ठीक है सर, ओके। ओके ओके, यहाँ तक चीज़ें इतनी थी। आगे चलते हैं। इसकी कॉस्ट अभी जो मैंने नीचे 9,000 dirham लिखी हुई है, इसे इग्नोर कर दें। आगे चलते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल लाइसेंस और कमर्शियल लाइसेंस, ये जो दोनों लाइसेंस की टाइप हैं याद रखिएगा, ये या यूएई नेशनल ले सकता है या जीसीसी ले सकता है, एक्सपेट्रिएट नहीं ले सकते, ये आप नहीं ले सकते। मतलब इसमें सर अगर कोई सर्विस एजेंट भी हम हायर कर लें तो ये हम ऑथोराइज ही नहीं है कि हम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लाइसेंस ले सकें? आप सुनिएगा प्लीज, ये तो मैंने बता दिया कि अगर आप अकेले हैं, अभी तक मैं बात आपको क्या कर रहा हूँ बार बार, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप ही पता है ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप सही, सोल प्रोप्राइटरशिप राइट, तो मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ? ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप प्रोफेशनल लाइसेंस अगर लेंगे तो आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा, बीइंग एन एक्सपेट्रिएट। अगर आप यूएई नेशनल हैं या जीसीसी हैं तो आप प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कमर्शियल लाइसेंस, टूरिज्म लाइसेंस, एग्रीकल्चर लाइसेंस, ये आपको मिल ही नहीं सकता। ये या यूएई नेशनल को मिलेगा या जीसीसी को मिलेगा। अच्छा, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आप पाकिस्तानी हैं और आप अकेले हैं और आपने फैक्ट्री लगानी है, क्या आप फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते? ऐसा नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं अकेले बिजनेस करने की, लेकिन एक खास कैटेगरी की, एक खास तरह का बिजनेस करने की, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जरा समझते हैं, ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, जिसमें मैं आपको सिंपली ये बता रहा हूँ कि आप सिंगल पर्सन होंगे, विदाउट एनी अदर शेयर होल्डर बिजनेस करेंगे। ये डिटेल में क्या है, क्या सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट इतना है? ऐसा नहीं है। जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो अपनी
तमाम तर एसेट और लायबिलिटी का 100% ऑनर होता है। अभी इस जुमले को ऐसे ही याद रखना है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, समझाया नहीं है, एक्सप्लेन नहीं किया। जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है वो एक ऐसा अकेला पर्सन होता है जो अपने एसेट और लायबिलिटी के लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा, तवज्जो से सुनिएगा प्लीज। एक ए भाई थे, मिस्टर ए, बड़े अमीर आदमी, उनके बैंक अकाउंट में मिलियंस ऑफ dirham मौजूद हैं। वो कहते हैं कि यार मैंने एक कंपनी बनानी है, तवज्जो से, सोल प्रोप्राइटरशिप का वर्ड नहीं बोला, क्या बोला मैंने, कहा उन्होंने कंपनी बनानी है। इस कंपनी में वो 1 लाख dirham इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, 1 लाख dirham की एक कंपनी खोली। मिस्टर ये खुद तो मिलियनर थे, करोड़ों dirham, अरबों dirham पड़े हुए थे उनके बैंक अकाउंट में, लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 लाख dirham से एक कंपनी शुरू कर ली। उस कंपनी ओपन होने के बाद कंपनी ने दरख्वास्त दी बैंक से कि मुझे 3 लाख dirham लोन दिया जाए, मुझे 3 लाख dirham लोन दिया जाए। जी तूबा बताएंगी कि टोटल कितने पैसे हो गए? सर 4 लाख 4 लाख हो दरम। गए, 4 लाख dirham। अच्छा, अब हुआ ये कि प्रोजेक्ट 4 लाख dirham में बिका, बेचने का टाइम आया, 2 लाख dirham का बिका। ये 2 लाख dirham कंपनी के बैंक अकाउंट में डलवा दिए गए। प्रोजेक्ट कितने का बना था? 4 लाख dirham का। नुकसान हो गया भाई साहब को, प्रोजेक्ट ठीक नहीं चला, 2 लाख में बिका। कितने का लॉस हुआ? 2 लाख 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख का लॉस हो गया। बैंक में कितना रह गया? 2 लाख रह गया। अब मुझे बताएं, बैंक से इस कंपनी ने लोन कितना लिया हुआ था? 3 लाख। 3 लाख। ओके, अच्छा अब सवाल पे, सवाल ये है कि जब 3 लाख बैंक कहेगा कि भाई मुझे 3 लाख दो, तो कंपनी कहेगी कि मेरे तो बैंक अकाउंट में या 2 लाख पड़े हैं। ठीक है, तो वजह सुनिएगा, बैंक के कंपनी के बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? 2 लाख dirham। बैंक ने लोन कितना वापस लेना है? 3 लाख। सॉरी। अब कंपनी ने कहा कि भाई 2 लाख dirham है, आप ये ले लें, मेरे पास तो पैसे नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि कंपनी, क्या बैंक कह सकता है मिस्टर ए को कि भाई आपका पर्सनल बैंक अकाउंट भी तो है, उसमें जो आप करोड़ों dirham, अरबों dirham रख के बैठे हैं, आप मुझे वहां से निकाल दें बाकी अमाउंट? नहीं कह सकता सर, नहीं बैंक, कह क्योंकि उसकी सकते। जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है, एक उसकी बाबर, इन्वेस्टमेंट की हद तक ही है। बाबर, तो ये मैं नए पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ, ठीक है, सबको हम साथ लेकर चलते हैं। कौन है हमारे यहाँ नए जिन्होंने इससे पहले अकाउंटिंग बैकग्राउंड से ना हो? मुनव्वर, मुनव्वर अवेलेबल है? जी सर, अवेलेबल हूँ सर। मैं भी अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हूँ। जो भाई ने पहले बात की, मैं उससे एग्री करता हूँ कि क्योंकि ये ओके, कंपनी है, कंपनी में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। बस ठीक है, आगे मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ओके, ऐसे केस में आप याद रखिएगा, सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट को साइड पे रख के, क्योंकि याद रखिएगा कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है, ठीक है। पाकिस्तान में भी अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मौजूद है। एक ज़्यादा बेहतर तौर पे अगर समझाऊं तो ये समझाऊंगा कि जो मिस्टर ए ने कंपनी बनाई थी, इस कंपनी का नाम हम रख लेते हैं कंपनी ABC। ये मिस्टर ए से एक अलग पर्सनैलिटी थी, ये एक सेपरेट इंसान था, एक सेपरेट बंदा था। हम इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि मिस्टर ए की जेब में, उसके पर्सनल बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे। हम इसमें क्या देखेंगे, कंपनी के पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी तो है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो जब स्क्रूटनाइज करते हैं लोन देते वक्त, तो वो पर्सनल गारंटीज भी जो है डिमांड करते हैं ओनर्स की। उस सूरत में तो फिर वो उसे कॉल कर सकते हैं। अहमद, अभी तक मैं जो
ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये उन फ्रेंड्स के लिए कर रहा हूँ। मैं अक्सर हमेशा कहता हूँ ना कि देखें, अगर आप सीए के हैं, आपने कैफ किया हुआ है ना, तो आप सी फैप में तब भी जाएंगे जब कैफ पास कर देते होंगे। तो वहाँ पे पढ़ाते हुए टीचर सी फैप वालों को कैफ लेवल की चीज़ें नहीं पढ़ाएगा। मैंने इस वक्त ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये उनको दे रहा हूँ जिन्हें अभी तक कंपनी का कॉन्सेप्ट, कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप का फर्क नहीं पता। ठीक है। ओके सर, आई आई अंडरस्टैंड। ठीक है, जिनको पता ठीक है है, उनसे यू मैं कैन कंटिन्यू। कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा होल्ड करें, सब्र करें, इंशाल्लाह ताला कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे भी जाएंगे। ठीक है। ओके। अच्छा, अब फर्ज करें कि मिस्टर ए ने कंपनी ना रजिस्टर करवाई होती, इन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस लिया होता। ऐसे केस में अगर इन्होंने सोल प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस लिया होता, ऐसे केस में बैंक मिस्टर ए को कह सकता है कि भाई आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं मुझे वो दें। क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस टाइप है, एक ऐसा लाइसेंस है, एक ऐसी नेचर ऑफ बिजनेस है कि बिजनेस आपसे सेपरेट नहीं होता। बिजनेस में जो पैसे हैं वो आपके पैसे हैं, आप बिजनेस का पार्ट हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? जी सर। ओके। जी सर, थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा क्योंकि बीच में आंसर क्वेश्चंस आए तो थोड़ा सा इसको एक समराइज कीजिएगा। मैं समराइज कर देता हूँ। कंपनी आपसे सेपरेट, आप अगर उस्मान अली एक कंपनी बनाते हैं मिस्टर ए बी सी लिमिटेड, अब मिस्टर ए बी सी के ऊपर कोई कर्जा है, ए बी सी लिमिटेड के ऊपर कोई कर्जा है, कोई लोन है, तो ए बी सी लिमिटेड में जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए थे बस वही डूब सकते हैं। मैक्सिमम आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। ऐसे नहीं हो सकता कि बैंक कहे उस्मान अली अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा के मुझे दो। आप सेपरेट हैं, आपकी कंपनी सेपरेट है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस में तमाम नफा और नुकसान, कोई लॉस होता है आप खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपने अपनी जेब से पैसे देने होंगे। उस्मान भाई समझ आया? क्या समझ आया? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ओके। सर मेरा तो क्वेश्चन है, जी, प्लीज। सर मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कंपनी बैंक को पता है कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट जस्ट 1 लाख है, तो वो क्यों 3 लाख का लोन दे रहे हैं? मतलब ये इस तरह लोन मिल जाता है इजीली? ओके। मतलब ये कोई रेशो तो बैठ नहीं दी ना? बैंक में तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1 लाख के बजाय 10 लाख भी हो, तब भी 3 लाख का लोन लेना इतना आसान नहीं है। बैंक लोन कैसे देते हैं आपको पता है? जब आप बैंक को साबित कर देते हैं कि आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, तो आप बैंक आपको कर्जा देने पे तैयार हो जाते हैं। सही है सर। ठीक है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। और ये सोल प्रोप्राइटरशिप का, ये जो इन भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था एक पार्टिसिपेंट ने, वो यही था कि अगर आपने एक कंपनी खोली हुई है ना अकेले बंदे ने या दो बंदों ने, तो बैंक को शक होता है कि यार ये वाला बंदा है, इसको कहीं ऐसे ना हो कि ये पैसे चुपके से अपनी जेब में ट्रांसफर कर ले किसी तरीके से। तो वो नॉर्मली पर्सनल गारंटी मांगते हैं। ठीक है, आप मिस्टर ए हैं, आपकी कंपनी ए बी सी लिमिटेड है, लेकिन मैं ए बी सी लिमिटेड को कर्जा तब दूंगा जब मिस्टर ए गारंटी देगा। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये होता है। ठीक है। ठीक है सर। ओके। ये सोल प्रोप्राइटरशिप था। जो हमने सारी टाइप्स पढ़ी हैं अभी तक, वो हमने ट्रेड लाइसेंस की मैंने आपको 6 एग्जाम पढ़ाई हैं। कमर्शियल लाइसेंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, प्रोफेशनल लाइसेंस, ये लाइसेंस की टाइप थी। ये अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये इंटिटी की टाइप है, ये बिजनेस की टाइप है। जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप को जो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस आप ले सकते हैं, वो भी एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा, ये सब आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को बता रहा था। ठीक है।
ये तो मैंने आपको सामने समरी लिख दिया, इससे प्लीज एक नजर पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया। एक्सक्यूज मी सर। जी सर मेरा क्वेश्चन लास्ट स्लाइड के अकॉर्डिंग है कि आपके जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, तो एलएलसी कंपनी जो है वो कौन रजिस्टर करवा सकता है एलएलसी जिसमें एलएलसी पे आते लिमिटेड? हैं। अभी सिर्फ आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फर्क क्या है इसमें और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में। और आपको ये पता होना चाहिए कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हम कैसे रजिस्टर करवाते हैं। लाइक एलएलसी वगैरह की लाइक अभी हमने रजिस्ट्रेशन नहीं देखी। ओके ठीक है सर सर, मेरा ओके। एक क्वेश्चन है। जी। इसमें जो .4 है, इसमें लोकल सर्विस एजेंट रिड्यूस इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बट टेक एनुअल फी। तो ये क्या हर साल फीस इसको हम लोग दिया करेंगे? अभी इस पॉइंट को नोट कर दें, ठीक है। ये जो फीस मैंने आखिर में लिखी हुई है ना 8,000, और ये फीस, इसको भी नोट कर दें, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे ये कैसे निकलती है। जी ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, ये सब क्या था जब आप अकेले हैं? अब आप दो बंदे हैं, एक से ज्यादा बंदे हो गए हैं, सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, आप इसी तरह से शुरू करना चाह रहे हैं। अब आप सिविल कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा बंदे। एक बंदा क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप। एक, दो या दो से ज्यादा बंदे होंगे तो हम सिविल कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। अब सिविल कंपनी, अभी तक हमने एलएलसी नहीं पढ़ी। अभी तक जो सिविल कंपनी का कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं, इट इज ऑल्सो नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका नाम तो कंपनी है, लेकिन बाय डेफिनेशन ये अभी तक असल कंपनी की डेफिनेशन में हम नहीं गए, जो एक सेपरेट पर्सन होती है ना उसमें नहीं गए। दो पर्सन है, दो या दो से ज्यादा पर्सन है। तवज्जो से सुनिएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने तमाम तर लाइसेंस देखे थे। हमें पता चला था कि सिर्फ एक्सपेट्रिएट प्रोफेशनल सर्विसेज वाला प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकता है, लेकिन दो या दो से ज्यादा पर्सन होंगे तो चाहे एक्सपेट्रिएट हो, चाहे यूएई नेशनल हो, चाहे जीसीसी नेशनल हो, वो सिर्फ कौन सा लाइसेंस ले सकेंगे? प्रोफेशनल लाइसेंस। ठीक है। ठीक हो गया? समझ आ ओके रही है? सर। अहमद बुखारी, इमरान, तलहा, सरमद, सबको ओके। फर्क सर क्या है एक इसमें? बार बता जी, सिंपल सी बात मैंने आपको बताई है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और सिविल कंपनी में क्या फर्क है, हम जरा देखते हैं। कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा था तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप एस्टेब्लिश कर रहा था, एक से ज्यादा है तो वो सिविल कंपनी एस्टेब्लिश कर रहा है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्सपेट्रिएट के लिए यूएई नेशनल, यूएई लोकल सर्विस एजेंसी चाहिए, लेकिन जीसीसी और यूएई नेशनल के लिए बाकी तमाम लाइसेंस ओपन है। लेकिन ये जो सिविल कंपनी है ना, ये जो सिविल कंपनी है, ये होती प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए। सिविल कंपनी होती प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए। सर ये काइंड ऑफ एओपी है, जिस तरह पाकिस्तान में हम एओपी नहीं, यूज एओपी की करते टर्म हैं। नहीं यूज करें प्लीज, डिस्टर्ब हो जाएंगे स्टूडेंट, कंफ्यूज हो जाएंगे। एओपी प्लीज पाकिस्तान में यूज होता है, जहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। उसकी वजह ये है, सर ये- पार्टनरशिप होगी देखिए ना, टू और दो पर्सन है तो। देखिए पार्टनरशिप होती क्या है, मैं जरा एओपी और, अच्छा, पाकिस्तान में एओपी को, फर्म को, पार्टनरशिप को जो एंटिटी बनती है उसे फर्म कहते हैं या एओपी कहते हैं, ये एक ही चीज है, राइट। लेकिन पाकिस्तान में अगर दो बंदे मिलकर दुकान डालते हैं उसे भी पार्टनरशिप कहा जा सकता है। लेकिन सिविल कंपनी क्या है, ये दरअसल प्रोफेशनल की पार्टनरशिप है, अकाउंटेंसी की, टैक्सेशन एक्सपर्ट की, आईटी कंसल्टेंट की। वजह क्या है इसको सिविल कंपनी का ये ऑप्शन देने की? उसकी वजह ये है कि आपने देखें, अगर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, इसमें इसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है,
अगर एक बंदा, मिसाल के तौर पे कोई मिस्टर ए है, वो अकाउंटेंट था, उसने गलत एडवाइस दी, उसने कोई गलत एडवाइस दी, उसके नतीजे में कंपनी को नुकसान हो गया, क्या मिस्टर ए कहेगा कि भाई मैंने थोड़ी दी थी, वो तो मैंने सिविल कंपनी, मुझे पार्टनरशिप थी, एक्सेप्टेड पर्सन था, उसने एडवाइस दी थी? ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि जो प्रोफेशनल होता है ना, वो एक तरह से हिस्सा होता है, वो उसकी एडवाइस सेपरेट नहीं हो सकती किसी भी कीमत पे। उसकी बिजनेस को, उसकी एडवाइस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। पॉइंट समझ रहे हैं? कंपनी के केस में बिजनेस फिर भी आप कह लें किसी हद तक सेपरेट किया जा सकता है कि एक एंटिटी बिजनेस कर रही है, लेकिन एडवाइस, प्रोफेशनल एडवाइस, प्योरली आपके प्रोफेशनल स्किल पे डिपेंड डिपेंड करती है। सिविल कंपनी, मीन्स मीन्स के सर इसमें जितने भी पार्टनर्स होंगे वो जॉइंटली लायबल हैं। अच्छा इन्होंने ये पूछा कि अगर फर्ज करें कि दो बंदे पार्टनरशिप करते हैं और उन्होंने 5 लाख dirham अदा करने हैं, तो क्या वो दोनों 2.5 लाख dirham के रिस्पॉन्सिबल होंगे? अगर आप देखिए, तवज्जो से सुनिएगा कि जब भी आप सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, एक और मैं थोड़ा कंपनी का और सोल प्रोप्राइटरशिप का की एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। अगर एक कंपनी ने किसी से 2 लाख dirham लोन लिया हुआ है ना, वो कंपनी पहले मेरे पास थी, फिर किसी और के पास चली गई, फिर किसी और के पास चली गई। कंपनी तो कि एक सेपरेट पर्सन है, उसके शेयर मैं रखूं या कोई और रखे, बैंक ने कंपनी से जाके अपने पैसे निकलवाने हैं, उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसका ओनर कौन है। लेकिन जब हम पर्सनल लेवल पे आते हैं, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे आते हैं, तो हम अपने बिजनेस, अपने कर्जों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं एक दुकान डाल के बैठता हूँ और मैंने किसी के पैसे देने हैं, मैं अगर चला जाता हूँ, कोई नया बंदा आ जाता है, मैं रातों रात सामान बेचता हूँ, दुकान बेचता हूँ, एक नया बंदा आके दुकान पे बैठ जाता है, तो नया बंदा आके कहेगा भाई मुझे क्या पता, वो फैजान साहब से पैसे लिए हुए थे, मेरे पास तो रिकॉर्ड नहीं है। सोल प्रोप्राइटरशिप में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें अगर बंदा छोड़ के चला जाए तो वो बंदा ही रिस्पॉन्सिबल है। अब आप उसी बंदे को ढूंढें, अगले दुकानदार का कसूर नहीं है। उसके बाद फर्ज करें कि दो बंदों की पार्टनरशिप है, या दो बंदों ने सिविल कंपनी शुरू की है। एक एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करें मैं और आगा मंसूर ने एक दुकान डाली। अगर हमने उसके पैसे देने हैं ना, उस बंदे के, वो आएगा, वो ऐसे नहीं कहेगा कि भाई आपने 5 लाख dirham देने थे, तो 2.5 लाख dirham फैजान साहब दें, 2.5 लाख आगा मंसूर दें। उनके सामने तो अगर मैं दुकान में अकेला भी बैठा हूँ ना, उन्होंने पकड़ लेना है कि भाई मेरे 5 लाख अदा कर। वो एक अलग बात है कि मैं आगा मंसूर से उसके बाद डील करता हूँ कि भाई 2.5 लाख मैं कहता हूँ, 2.5 लाख का नुकसान आप बर्दाश्त करें। लेकिन जो ग्राहक आएगा ना, जो कस्टमर आएगा, वो उसके सामने मैं हूँ या उसके हथे आगा साहब या कोई और चढ़ जाए, उसने पैसे अपने पूरे निकलवाने हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? तो आप इसमें से ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो दोनों पर्सन है, वो क्लाइंट की मर्जी है, वो चाहे मिस्टर ए को के खिलाफ कोर्ट में चला जाए या मिस्टर बी के खिलाफ चला जाए या दोनों के खिलाफ चला जाए, उसकी मर्जी है। ठीक है, वो मिस्टर ए और मिस्टर बी बाद में बैठ के 50-50 करते रहेंगे लॉस। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? बट सर जी, पार्टनरशिप में तो इट्स अ गेम ऑफ ए लैंग्वेज ऑफ द एग्रीमेंट ना, कि वो उन्होंने एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप किस एग्रीमेंट पे की हुई है, कि अगर वो इक्वल पार्टनर्स हैं, या इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट, कौन कितना कैपिटल ला रहा है, कौन किसकी कितना परसेंटेज है। वो तो सारा मेरे ख्याल में जो हम ये पाकिस्तान में पढ़ते हैं वही। लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी चीज बताई कि सिविल कंपनी में कि अगर एक शख्स छोड़ के चला गया तो वो उसी को फिर ढूंढेगा, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो लायबल नहीं होंगे। सिविल कंपनी में मैं इसे क्लियर करूं कि जो भी पर्सन है, ये मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का बताया था, सिविल कंपनी में ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल हैं। ज्वाइंट एंड सेवरली की टर्म आपने पाकिस्तानी लाज में भी पढ़ी होगी। ठीक है,
होता ये है कि जब बायर का बंदा किसी पार्टनरशिप से डील करता है, मिसाल के तौर पे मैं और मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में डील करके बैठे हैं, पार्टनरशिप शुरू की हुई है। उनकी जो पार्टनरशिप है, जो उनका बिजनेस है, उसने किसी के 3 लाख दिरहम देने हैं। जो भी क्रेडिटर होगा ना, जिसने पैसे लेने होंगे, वो आएगा तो वो ये नहीं पूछेगा कि आप मिस्टर ए हैं या मिस्टर बी हैं, वो आपसे पूरे पैसे निकालेगा। जो आपका आपस का एग्रीमेंट है ना, वो पे ए और बी आपस में बैठ के सेटल करते रहेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, स्पेशली जो जो बिगनर हैं, फील्ड में बिगनर हैं, उनका कोई क्वेश्चन? सर इसमें एक चीज बता दें कि इसमें 2 और मोर पर्सन हैं। तो अगर कोई पर्सन, एक बंदा पाकिस्तानी है, एक्सपेक्ट है, या फिर बाकी जो है वो जीसीसी या गल्फ कंट्री के मेंबर्स हैं, कोई इस तरह 2 बंदे इस तरह हैं, तो फिर उनके लिए जो एक पाकिस्तानी बंदा है, तो सर्विस एजेंट की जरूरत होगी कि नहीं होगी उस सूरत में, जब उस कंपनी में 3 बंदे होंगे? ये सिविल कंपनी की बात की है मैंने। सब तवज्जो से सुन रहे हैं। अगर सिविल कंपनी में कोई एक भी पार्टनर एक्सपैट नहीं है, सॉरी, कोई एक भी पार्टनर यूएई नेशनल नहीं है और जीसीसी नेशनल नहीं है, तो आपको लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। ठीक है सर एक सवाल है, जी। अगर ये कंपलसरी है लोकल सर्विस एजेंट, तो ये जो फ्री जोन कंपनीज हैं जो लाइसेंस इशू कर रही हैं, ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि जब तक के लोकल सर्विस एजेंट ना हो तो लाइसेंस इशू ना करें। हाँ, मैं आपको अभी तक मेन लैंड पे फोकस करके बैठा हूँ। ठीक है, फ्री जोन पे भी आते हैं। अभी ये याद रखिएगा सब, डीईडी के अंदर मेन लैंड कंपनी है। अभी हम मेन लैंड आपको पढ़ा रहा हूँ, सॉरी। फ्री जोन पे भी हम जाएंगे। ठीक है, मेन लैंड पे हम ज्यादा फोकस क्यों करेंगे, इसकी वजह ये है कि मेन लैंड एक मेन लैंड है। फ्री जोन की अगर हम बात करेंगे तो 50 फ्री जोन है और हर किसी की डिफरेंट पॉलिसी होंगी। सर एक क्वेश्चन है। सर एक मिनट, सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग। अगर फ्री जोन ने लाइसेंस इशू कर दिया है, दैट मीन्स वहां पे उसकी जरूरत नहीं है लोकल सर्विस एजेंट की, वरना वो लोकल सर्विस एजेंट के बगैर फ्री जोन लाइसेंस इशू नहीं करता। ओके, अगर भाई मैं अभी आपके क्वेश्चन एडवांस लेवल के हैं, फ्री जोन अभी तक मैंने नहीं कहा है ना, कंफ्यूज हो जाएंगे सब, थोड़ी सी कंडीशन। फ्री जोन में फिर ये सवाल करूंगा आपसे। ठीक है, अभी मेन सर लैंड एक करें। क्वेश्चन है। फ्री जोन पे मैं अगर आपको सिंपली बताऊं, फ्री जोन की डिफरेंट टाइप्स हम बाद में पढ़ेंगे। ओके जी। कस्टमर के या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लोग ज्यादा ट्रस्ट किस कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप को ज्यादा प्रेफर करते हैं या सिविल कंपनी को? अम, इन दोनों में अगर मैं फर्क की बात करूँ ना, तो पहला फर्क ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर आप जीसीसी नेशनल और यूएई नेशनल के लिए देखें तो वो इंडस्ट्रियल में भी अवेलेबल है, कमर्शियल में भी अवेलेबल है, प्रोफेशनल में भी अवेलेबल है। ठीक है, अगर मैं यूएई नेशनल और जीसीसी की बात करूँ। जी। लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक बंदा है, सिविल कंपनी एक, दो या दो से ज्यादा बंदे हैं। इसमें ट्रस्ट लेवल किस हद तक है, तो शायद आप कह लें कि सिविल कंपनी का थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है कि अगर सिविल कंपनी में 2 पार्टनर हैं, वो आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं कि एक बंदा 100% रिस्पॉन्सिबल होगा और दूसरा बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, हम इनके क्वेश्चन को जरा ऐसे कर लेते हैं। तो भाई ये उन दोनों का आपस का मसला है। जो जिस बंदे ने पैसे लेने हैं ना, वो उनमें से किसी एक पे लीगल केस फाइल कर सकता है। ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। और सिविल कंपनी में आपके पास याद रखें, चाहे कोई भी नेशनैलिटी या सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप और सिविल कंपनी के केस को हमने देख लिया। अभी कॉस्ट इग्नोर कर लें, बाकी तमाम चीजें देख लें। ठीक है, आगे चलूं। सिविल सिविल कंपनी के लिए भी लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा रजिस्टर अगर करने के आपके लिए? पास कोई भी जीसीसी और यूएई नेशनल नहीं है ना, तो आपको बिल्कुल चाहिए होगा। सर उसी सिविल कंपनी में ही एक पाकिस्तानी है और बाकी 2 सऊदी हैं बिलफर्ज, तो फिर हमें एजेंट चाहिए होगा, सर्विस एजेंट, या नहीं? चाहिए होगा। ठीक है, हम इन तमाम चीज़ों को प्रैक्टिकली भी देखने लगे हैं थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और टाइप।
सर मेरा इसमें क्वेश्चन है कि अगर हमने प्रोफेशनल सर्विसेज देनी है तो उसका मतलब है हमें सिविल कंपनी खोलनी पड़ेगी और सोल प्रोप्राइटरशिप में हम ये सर्विसेज नहीं दे सकते। विदाउट लोकल सर्विस एजेंट नहीं दे सकते। आप पीछे जाएं, मैं पीछे लेके जा रहा हूँ स्लाइड, क्योंकि आप कंफ्यूज कर रहे हैं। ये मैंने आपको अभी थोड़ी सी देर पहले पढ़ाया कि प्रोफेशनल लाइसेंस में एक्सपेक्टिएट के पास नंबर फर्स्ट सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस चाहिए होगा, नंबर सेकंड एक लोकल सर्विस एजेंट। सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस मिल सकता है, वो भी इस शर्त पे कि आपके साथ एक लोकल सर्विस एजेंट होगा। ठीक है, लेकिन बंदा एक होना चाहिए। इनमें मेन फर्क जो है, अगर स्पैड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पर्सन है। ठीक है अच्छा जी। अच्छा सर, ये जो आप अभी बता रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के मतलब, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है ना, हाली इसके साथ कंपनी तो नहीं है ना, सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप है ना ये? नहीं, बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, आप एक सिंगल बंदे से वापस आ जाएं सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट पे। आपको पता चला, सब तवज्जो से सुने, कि आपने एक बिजनेस शुरू करना है, लेकिन आपको पता चला है कि एक तो लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व होगा प्रोफेशनल सर्विस में, और अगर प्रोफेशनल के अलावा कुछ बिजनेस करना है, इंडस्ट्री लगानी है, कमर्शियल बिजनेस करना है, तो वो तो आप कर ही नहीं सकते, आपको प्रोफेशनल लाइसेंस ही नहीं मिल सकता। अब आपके पास क्या ऑप्शन है? अब आपके पास क्या ऑप्शन है? आपको पता चलता है कि ऐसी बात नहीं है कि आप अगर एक्सपर्ट हैं तो आप यूएई में फैक्ट्री लगा ही नहीं सकते। आपके पास और भी बड़े ऑप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप और सिविल कंपनी के अलावा। आपको सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं देते अगर वो इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कोई बात नहीं, हम कंपनी खोल लेते हैं। जैसे हमने देखा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और सिविल कंपनी में बंदों का फर्क था, नंबर ऑफ पर्सन का फर्क था, ऐसे ही हम कंपनी खोलते हुए दो चीजें देखते हैं, ऑनर एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा, अगर एक ऑनर है, आपने कंपनी खोल ली है, उसे क्या कहेंगे? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर। ठीक है, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें हम देखते हैं, आप देखें कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वाले ऑप्शन है ना, ये ओपन है, इसमें कोई लोकल सर्विस एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी तरह के लाइसेंस कोई भी ले सकता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। बंदा तो एक ही है, सॉरी, नेचर ऑफ बिजनेस तो वही है, लेकिन बंदा एक नहीं है, बंदा एक से ज्यादा हो गया। अब कौन सा ऑप्शन है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जो 2 से लेके 50 बंदे तक ऑनर हो सकते हैं। हाँ जी, अब जरा आप मुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करें प्लीज। सर, सोल प्रोप्राइटरशिप और सिंगल ऑनर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में क्या डिफरेंस है? ओके, आप लोगों में से कौन बताएगा? जो एक नई स्टूडेंट है, सुबह बताएं प्लीज कि क्या फर्क है सोल प्रोप्राइटरशिप में और एलएलसी सिंगल ऑनर में। सर जो सोल प्रोप्राइटर है उसमें रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें आपको एक आपको कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है जो वहाँ का लोकल हो, तो उससे आप सर्विसेज लेंगे। जबकि जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है सिंगल ओनर की, उसमें ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और उसमें किसी बिजनेस की रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। आप ट्रेडिंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, कमर्शियल भी ले सकते हैं, और प्रोफेशनल भी ले सकते हैं, ये जो सिंगल ओनर होती है। ठीक है, और एक और फर्क ये है कि डिफरेंस ऑफ लायबिलिटी है। ठीक है, पहला फर्क, सोल हाँ जी। प्रोप्राइटरशिप आप मुकम्मल तौर पर अपने डेस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जबकि एलएलसी में आप मुकम्मल तौर पर डेस्क के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। राइट, पहला जी फर्क। नंबर बिल्कुल। सेकंड, ठीक है, ये तो पहला मेन फर्क है। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप और एलएलसी में कॉमन चीज ये है कि बंदा ऑनर एक ही होता है। लेकिन ओके सर। हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, स्पेशली फॉर एक्सपेट्रिएट। एक्सपेट्रिएट सिर्फ प्रोफेशनल लाइसेंस ले सकते हैं, और उसमें भी सिर्फ उसके में भी आपको एक लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा।
ठीक है, अब हम जरा आते हैं प्रैक्टिकलिटी की तरफ। कॉस्ट निकालते हैं भाई। आपके पास बंदा आता है, कितनी कीमत लगेगी, मैंने बिजनेस शुरू करना है यूएई में। ठीक है, मैंने आपको बताया कि यूएई में बिजनेस सेटअप एक सेपरेट बिजनेस, कंसल्टेंसी एक सेपरेट बिजनेस है। मैंने अभी चैट में एक एड्रेस लिखा है, प्लीज इस पे क्लिक करें सब सब फ्रेंड। मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? इन्वेस्ट इन दुबई की साइट पे मैं मौजूद हूँ। जी सर। जी सर, हाँ ये जी। आ गया है। टेल अस अबाउट योर बिजनेस आइडियाज। ओके, हम अभी तजर्बा करने लगे हैं, प्लीज जरा देखिएगा हमने जो थोड़ा बहुत पढ़ा उससे हम क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। जी अच्छा, क्या नाम था आपका? इधर मुझे जरा वो वाले फ्रेंड सामने आए जो यूएई में बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। जी सर, मैं करना चाहता हूँ। किस चीज़ का? बाबरदुमान। मैं सर किसका? कंसल्टेंसी फर्म बनाना चाह रहा हूँ। फर्म नहीं बनाना चाह रहा, कंपनी बनाना चाह रहा हूँ। एलएलसी, जो सिंगल ओनर की के अलावा होती है। आप यूएई में रहते हैं? तो नहीं सर, मैं पाकिस्तान में रहता ठीक है। अच्छा, अभी एलएलसी वगैरह के कॉन्सेप्ट को हम साइड पे रखें, पहले हम आपकी डिसाइड हूँ। करने में मदद करते हैं आपने क्या बनाना है। ठीक है, आपने कैसे ठीक है, डिसाइड ओके। किया कि एलएलसी खोलनी है? सर मुझे लगता है कि उसकी जो वर्थ है वो ज्यादा है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस कम है। तो इस वजह ओके। से मैंने सोचा है, लेकिन ये डिसीजन नहीं है हाँ, मेरा, जस्ट एक ओपिनियन है। ओके, अभी हम जरा डिसीजन करते हैं। हमने लिखा कंसल्टेंसी। अच्छा, टेस्ट कंसल्टेंसी आप देना चाहते हैं क्या? टेस्ट कंसल्टेंट देख लें। हम्म। ठीक है, ओके। आप ठीक अकेले है। होंगे या पार्टनर भी होगा? प्लीज, आप अकेले होंगे या कोई पार्टनर भी होगा आपके साथ? सर इट डिपेंड सर, फिलहाल मैं अकेला ही हूँ। फिर बात अकेले हैं। आप पाकिस्तानी हैं, जीसीसी नेशनल है, यूएई नेशनल है, अकेले हैं? जी सर, मैं पाकिस्तानी हूँ, जीसीसी भी नहीं हूँ और यूएई नेशनल भी नहीं हूँ। ठीक है, ये ऑफिशियल साइट है जो डीईडी के अंडर आती है, मैं बता चुका हूँ आपको। जी जी। नेक्स्ट पे गए। हाँ जी, अब देखें कौन से ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। सोल एस्टेब्लिशमेंट एंड लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, राइट? सर यहाँ पे तो हाँ नहीं जी। आ रहा जो आपने वो, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट पेज ही आ रहा है। यहाँ पर बिजनेस आइडिया डिटेल्स आ रहा है और नीचे बस खाली जगह आ रही है और कुछ नहीं आ रहा। ये आ रहा है, ये जो आपको शो प्लीज टेल अस अबाउट योर बिजनेस आइडिया। जी सर, आ रहा है। आप पाकिस्तान में हैं सुबह? जी सर। ठीक है, ये देख लें कि पाकिस्तान में भी ये तमाम वेबसाइट ओपन होती हैं। ठीक है, अभी बाबर आपने कहा था ना कि ये आपको नहीं नज़र आ रहा, प्लीज ट्राई करें। जी सर। जी सर। आ गया? तो मैंने तो लॉगिन किया है, तो वो स्टार्ट और बिजनेस नेम पूछ रहा है वो, क्योंकि मेरा अकाउंट बन चुका था ना। इसमें लॉगिन नहीं करना था, बस जस्ट लिंक से आप ओपन कर लें। इसमें आप लिंक से ओपन करें, नो नीड टू मीन लॉगिन। जी ओके, डायरेक्ट लॉगिन हो गया, एक मिनट। और ये लिंक संभाल के रखिएगा जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो जैसे देख दे रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे आप सबके पास। जी जी, आ गया सर, चल गया। ओके, टेस्ट कंसल्टेंट, आप एक पार्टनर हैं, आप एक्सपेट्रिएट हैं, एक्सपेट पे क्लिक कीजिए। मैं उसके बाद नेक्स्ट करने लगा हूँ, स्क्रीन देखिएगा प्लीज। दो ऑप्शंस आ रहे हैं, प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ यूर एप्लीकेबल लीगल एंटिटी, सोल एस्टेब्लिशमेंट या लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ओनर। हाँ जी, एक स्टूडेंट मेरे सामने आ जाए, कौन से हैं अभी? मैं नोमान, नोमान अवेलेबल है? ओके, हसनैन बाबर मकसूद। को ले लें, बाबर को ले लें। हसनैन मकसूद, नहीं बाबर नहीं, को हसनैन बात। मकसूद। नोमान अवेलेबल है, दैट्स गुड। नहीं, मुझे जो नहीं होते हैं ना, सामने नहीं आ रहे होते हैं, मैं उनको थोड़ा जगाता हूँ। जाग रहे होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ वो भी थोड़ा पार्टिसिपेट करें। अच्छा, मुझे ये बताइए प्लीज कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी सिंगल ओनर और सोल एस्टेब्लिशमेंट नजर आ रही है, इसमें एलएलसी क्यों नहीं नजर आ रही, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्यों नहीं नजर आ रही? तो समझ आ रही है? सर नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो अगर दो से एक से ज्यादा होंगे तो फिर ऑप्शन वो होंगे अवेलेबल।
देखिए हम ना सिविल कंपनी आ रहा है ना लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी आ रहा है। द रीजन पार्टनर एक है, एक में सिर्फ सोल एस्टेब्लिशमेंट होती है या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है। अच्छा अब देखते हैं, आगे देखें, पार्टनर एक है, इसके नीचे नेशनैलिटी लिखा आ रहा है एप्लीकेबल फॉर यूएई और जीसीसी और फॉरनर। फॉरनर के बिल्कुल आखिर में देखें आपको एक स्टार लगा हुआ नजर आ रहा है। जी आ रहा है सर। आगे चलते हैं, उसके आगे रोल में क्या लिखा हुआ है, ऑनर, लोकल सर्विस एजेंट और मैनेजर। इसके नीचे लिखा हुआ है सर्विस एजेंट फॉर फॉरनर लिमिटेड। क्यों लिखा हुआ है भाई? क्योंकि सर्विस एजेंट चाहिए एक्सपेक्ट के लिए। ठीक है, और लाइसेंस कौन सी, लाइसेंस की टाइप कौन सी होगी टैक्स कंसल्टेंट की? ये प्रोफेशनल होगी सर। प्रोफेशनल। अच्छा हम देखते हैं भाई सोल एस्टेब्लिशमेंट में क्या होता है, हमारे पास क्या ऑप्शन आते हैं। नीचे गए, ओके जी, हमें इधर दोबारा अगला पॉइंट याद रखिएगा। दो तरह की फीस नजर आ रही है, एक है इंस्टेंट लाइसेंस, एक है नॉर्मल लाइसेंस। नोट करें यार कि मैंने अभी तक स्लाइड में, आज के स्लाइड में ऐड नहीं है, नेक्स्ट में करूंगा इंशाल्लाह ताला। प्लीज सब पार्टिसिपेंट, अगर आपके पास पेन है, पेंसिल है, कोई वर्ड की शीट है, नोट करें इंस्टेंट लाइसेंस क्या होता है। जो अर्जेंट होता है, अर्जेंट फी जिसकी मतलब जो जल्दी मिल जाता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इंस्टेंट लाइसेंस मतलब तो उसका अर्जेंट होता है, लेकिन देखें कुछ बिजनेस ऐसे थे तो उनके लिए आपको किसी दुकान मकान की जरूरत नहीं है। टैक्स कंसल्टेंसी तो या जो ऑनलाइन हो सके। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क बताने लगा हूं। ऐसे बिजनेसेस आप चाहते हैं कि भाई इतना लंबा आपको काम ना करना पड़े कि जारी दिखाएं, आप अपना रेंट एग्रीमेंट लाएं, जगह लाएं, आप इमीडिएटली ऐसे चुटकी बजाएं और लाइसेंस निकल आए। ठीक है, आपको ऑफिस ना लेना पड़े, कम से कम पहले साल ना लेना पड़े। ये तमाम तो एक्टिविटीज में क्या पॉसिबल है? मिसाल के तौर पे आपने होटल खोलना है, क्या इंस्टेंट लाइसेंस पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं, उसके लिए तो आपको जगह चाहिए। ये आप देखें, अब जरा पार्टनर, ये हाईलाइट हो रहा है जो मैं स्क्रीन पे पार्टनर को मैंने हाईलाइट किया है। जी ठीक है, ऑल नेशनैलिटी 1 to 50, ऑल नेशनैलिटी 1 to 50। ठीक है, ये ऐसा एक नहीं है, ये वैसे वन से ज्यादा, इसमें वन एक्सक्लूडेड है। ठीक है, 2 to 50 आप कह लें। उसके बाद आप प्रेजेंस में देखें, फिजिकल लोकेशन दुबई मेनलैंड, यानी मेनलैंड में बिजनेस होगी, फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए मेनलैंड में। जबकि इंस्टेंट लाइसेंस में हम देखते हैं कि विदाउट एनी फिजिकल लोकेशन। ठीक है, इसके बाद एस्टिमेटेड टाइम देखेंगे, 3 वर्किंग डेज में नॉर्मल लाइसेंस निकल रहा है, जबकि इंस्टेंट लाइसेंस इमीडिएटली चुटकी बजाते बजाते ही निकल पड़ता है। ओके, ये लीगल टेस्ट वाला आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूज कर दे, आप इसको मिक्सअप कर देंगे। ठीक है, नॉर्मल लाइसेंस हम इसमें अभी स्पेशली सोल प्रोप्राइटरशिप में गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम एक और चीज देखते हैं। हमें ये पता चला कि हमें नॉर्मल लाइसेंस के लिए एक जगह लेने की जरूरत है। हम जगह लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, उसका जो एनुअल रेंट है उसका 5% आपकी कॉस्ट का हिस्सा होता है। आपके पास आगे फर्दर दो टाइप्स अवेलेबल हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में आप चले गए, आपने एक प्रोफेशनल लाइसेंस के अंदर आने वाली एक्टिविटी यानी टैक्स कंसल्टेंसी सेलेक्ट की, आप अकेले थे, आपने सोल प्रोप्राइटरशिप या एलएलसी सिंगल ऑनर का ऑप्शन मिला, आप उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप में चले गए। आपको आगे दो ऑप्शन मिले, एक नॉर्मल लाइसेंस, एक इंस्टेंट लाइसेंस। नॉर्मल लाइसेंस में फीस कितनी है सोल प्रोप्राइटरशिप की, हम वो निकाल रहे हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई मैंने काम इमीडिएटली शुरू करना है, नीचे आ रहे हैं, इमीडिएटली शुरू करना है। मुझे पता चला कि 8,000 dirham में मेरा बिजनेस शुरू होगा। कितने में? 8,000 dirham में। एक और चीज़ इंस्टेंट लाइसेंस की लिखी हुई है नीचे, रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज, हम समझ सकते हैं हर एक्टिविटी में ये पॉसिबल नहीं है। इसके हम नीचे इसकी 8,000 dirham। इसकी कोई एग्जांपल दे सकते हैं इंस्टेंट लाइसेंस के अंदर कोई बिजनेस जो हो रहा टैक्स कंसल्टेंसी इमीडिएटली हो सकती है। है? और
सर क्या हम पाकिस्तान से बैठ के टैक्स की कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो हम इंस्टेंट लाइसेंस लेके ही काम कर सकते हैं? इसको हम सर थोड़े से टाइम मैं के बाद आंसर करेंगे, ठीक है मुनव्वर? ठीक है, इसमें कुछ ठीक है प्रॉब्लम नहीं है आपको। लोकेशन, जो वर्चुअल लोकेशन है, इट मींस कि हम पाकिस्तान से भी बना के काम कर सकते हैं, इसका ये नहीं, मतलब है? तो सुनिएगा प्लीज। विजुअल आप देखें, बेसिकली होता ही है कि जब हम सॉरी जब हम बिजनेस इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आते हैं। मिसाल के तौर पे बैंक अकाउंट ओपन करना है तो आपको कोई बंदा चाहिए जो साइन कर सके, उसका यूएई में नेशनल मौजूद होना लाजमी है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। ओके, अच्छा अभी मुझे ये बताएं कि कहीं पे आप में से कोई कंफ्यूज हो गया हो? नहीं सर, ओके है, जैसे आप समझा रहे हैं, आप ग्रेजुअली समझा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो ये नहीं ठीक सर, है, इजी है चीजें। नए स्टूडेंट्स स्पेशली क्वेश्चन है ना, जिन्हें बिल्कुल आइडिया। सर मैंने सर यही मेरा एक नॉर्मल नए से मुराद ये जिन्हें अकाउंटिंग बैकग्राउंड से ना हो। सर नॉर्मल लाइसेंस का दोबारा बता दें, जो आपने इसमें फीस एंटर की है ये किस चीज़ की एक है और सेकंड, इंस्टीट्यूट लाइसेंस समझ गए, अब हम नॉर्मल लाइसेंस पे आते हैं, ठीक है? नॉर्मल लाइसेंस में ये होता है कि आपके पास एक फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए। ऐसी केस सर ये में नॉर्मल लाइसेंस से मुराद ये कोई एलएलसी है, सिंगल ओनर है, या सोलो प्रोप्राइटर? नॉर्मल लाइसेंस से मुराद क्या है सर, यहाँ पे प्लीज ये बताइएगा। आपने तीन चीज़ों को सेपरेट रखना है। सबसे पहले जो मैंने आपको इंस्टेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंस, शुरू में आपको जो टाइप्स ऑफ लाइसेंस बताए थे कि ये कमर्शियल होगा, इंडस्ट्रियल होगा, प्रोफेशनल है, ये एक सेपरेट गेम है। इसका ठीक है, ताल्लुक ठीक। बिजनेस एक्टिविटीज से है, इसका ताल्लुक बिजनेस एक्टिविटीज से है, पॉइंट वन। आगे जो लीगल टाइप्स बताई हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप, सिविल कंपनी, एलएलसी, एसओ, एलएलसी, इसको आपने सेपरेट रखना है। और नॉर्मल लाइसेंस, इंस्टेंट लाइसेंस, ये एक आगे दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है? ठीक। ये कोई ठीक। सेपरेट टाइप नहीं है, ये असल में कुछ बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए। बंदा कहता है यार मेरे पास तो क्लाइंट एक्टिव हैं, मैंने होटल तो खोलना नहीं है कि मैं जगह लूँ, मैंने तो टैक्स कंसल्टेंसी देनी है, मैं घर में बैठ के दे लूंगा, मुझे क्या जरूरत है 3 दिन इंतजार इंतजार करूँ? यार कोई गवर्नमेंट कोई ऐसा तरीका निकाले ना कि मैं इमीडिएटली घर में बैठ के फॉरेन कंपनी रजिस्टर करवा के काम करवा दूँ। ऐसी जगहों के लिए इंस्टेंट लाइसेंस मुतारिफ करवाया गया। ठीक हो। ये इसको आप बाकी दोनों चीज़ों से हट के एक ऑप्शन के तौर पे देखें, जी। ठीक है? ओके, अच्छा लेकिन अगर आपने एक नॉर्मल लाइसेंस लेना है तो आपने अपनी जो नॉर्मल लाइसेंस कॉस्ट है प्लस 5% ऑफ रेंटल एग्रीमेंट भी बीच में शामिल करनी है। 5% ऑफ रेंटल एग्रीमेंट, अरबी में ये जो रेंटल एग्रीमेंट बनता है आपका साल का, इसे कहते हैं इजारी, EJARI, इजारी। हम्म। ठीक हो गया? आप इसमें अमाउंट लिखेंगे ना जी, 1 लाख दिरहम साल का रेंट है, कैलकुलेट करें कितना बन गया, 13,000 दिरहम फीस बन गई, फिर ठीक है? अच्छा अगर फर्ज करें कि आपने कोई बड़ी सस्ती थकी हुई जगह ले लिया, 1,000 दिरहम इतनी वैसे कहीं पे भी नहीं मिलती है, कितना हो गया, 8,050। आगे देखते हैं मोर में क्या लिखा हुआ है यार, जरा मोर का जायजा लेते हैं। फीस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लीगल टाइप, selected activities and 5% of rental agreement। और इसके नीचे लिखा हुआ है फीस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लीगल टाइप एंड selected activities। नीचे देखते हैं कि इंस्टेंट लाइसेंस में क्या लिखा हुआ है, ग्रांटेड इंस्टेंटली विदाउट प्री अप्रूवल, virtual लोकेशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इशुएंस। याद रखिएगा इंस्टेंट लाइसेंस के केस में दूसरे साल जब लाइसेंस रिन्यू करने का टाइम आता है आपके पास जारी होना चाहिए। थर्ड, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, सर ठीक है? एक चीज बताइएगा, ये जो कैलकुलेट कर रहा है इसकी कोई बेसिस वगैरह है हमारे पास, या ये इनके पे अकाउंट पे कोई अपनी ही बेसिस है? यानी कि आप अगर 8,000 10,000 दिरहम वहाँ लिखते हैं एनुअल रेंट, तो वो 8,000 फीस दे रहा है, जबकि 1 लाख दिरहम के ऊपर 13,000 है। 5% ऑफ रेंट बता रहा हूँ ना आपको, ये तो 5% ऑफ
इजारी 5% ऑफ रेंटल एग्रीमेंट। साल का जो रेंट होता है कितना, आप देखें 10,000 अगर मैं लिखूंगा तो कितनी जी। फीस बने, बताएं। 8,000 जमा जमा 10,000 का 5% कितना होता है? 500। 500 या 8,500 आएगा। अच्छा, 8,000 फिक्स है। अभी मैं आपको एक और चीज बताने लगा हूँ, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, एवरेज फीस। जी यार, एवरेज फीस क्यों लिखा आ रहा है हर जगह पे, ये कोई मुझे बताएगा? एवरेज फीस, ये वाला क्वेश्चन आप मेरा अब हमसे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अप डाउन हो सकती होगी शायद। अच्छा, ये जो कॉस्ट है ना, ये अभी तक एग्जैक्ट नहीं है, अभी तो एक एस्टिमेटेड फिगर निकल रहा है। कॉस्ट अप डाउन होती है, कैसे होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, हम पढ़ेंगे। एक्टिविटीज और बिजनेस टाइप और इस तरह की चीजों पे की वापस वजह से चेंज हो सकती है। नॉर्मली एवरेज इसी तरह होती है, मतलब कोई एक एक्टिविटी होगी जिसकी 8,000 फीस नहीं, चेंज भी दोबारा हो पुरानी वाली सकती हम स्क्रीन पे, दोबारा हम पुरानी वाली स्क्रीन पे चले गए हैं, दोबारा अपनी उन चीज़ों पे आ गई हैं जिनके साथ मैं इनिशियली आपको बता रहा था। वो कह रहा था कि अभी हम काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने कॉस्ट पढ़ी थी, इसमें नीचे आपको नजर आ रहा है सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने कितनी कॉस्ट बताई थी? 8,000 सही सही। 8,000, ठीक हो गया। सोल प्रोप्राइटरशिप की कितनी कॉस्ट है? 8,000, ठीक है। एवरेज है, क्यों एवरेज है बताऊंगा। अभी हमने बहुत सारे फैक्टर देखने हैं। सिविल कंपनी की कितनी है? 9,000। आर यू श्योर? कहाँ पे लिखा हुआ है? सिविल कंपनी के साथ आपको नजर आ रहा है 9,000। 9,000 लिखा हुआ है? यस ट्राई यस। कर, अभी अभी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिएगा कैसे निकलती है। ओके, हम बैक जाते हैं। माय गॉड, हाँ यार, टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज ही डाल देते हैं। नेशनलिटी एक्सपेट्रिएट हैं, दोनों एक्सपेट्रिएट हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टनर एक नहीं, असल में दो हैं। मैंने क्या गलती की थी? मैंने गलती ये की थी कि मैंने नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज नहीं किए थे। मैंने इधर टैक्स कंसल्टेंट लिखा, इसके बाद क्या करना है, मैंने नंबर ऑफ पार्टनर दो करने हैं। क्यों दो किए मैंने, देखते हैं। दोनों की नेशनलिटी मैंने क्या सिलेक्ट किया है, एक्सपेट्रिएट। हाँ जी। अब मुझे बताएं कि कोई ऑप्शन यार बदल गए हैं, ये पुराने वाले ऑप्शन किधर गए हैं? स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको, ये मैं जो हिसाब किताब कर रहा हूँ। आ रही है यस जी जी, आ यस। रही है सर। जी सर। मैं पार्टनर दो कर दूं। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप क्यों नहीं है? क्योंकि एक से क्योंकि इसमें ज्यादा। एक तो नहीं है ना, बंदे ही दो हैं, दो से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सिंगल ओनर है, उसकी जगह लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ने ले लिया, क्यों? दो बंदे हो गए, ठीक है। हम जरा सिविल कंपनी की कॉस्ट निकाल के देखते हैं। अच्छा, इसके आखिर में क्या लिखा हुआ है? सर्विस एजेंट फॉर फॉरेनर्स इज नीडेड इन ऑल केसेस एक्सेप्ट द यूएई। यानी जो जो यूएई के रहायशी हैं उनके अलावा जितने भी बंदे हैं उनके लिए सर्विस एजेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप अपने पार्टनर में कोई एक भी यूएई नेशनल ऐड नहीं करते, जो दो या दो से ज्यादा है ना, कोई एक भी हाँ यूएई जी हाँ जी। नेशनल ऐड नहीं करते, तो फिर आपको लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा। मैं एक क्वेश्चन कर दूं, मेरे ख्याल से पहले मैंने बोलते हुए शायद जीसीसी का जिक्र कर दिया था बीच में, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जीसीसी मौजूद है, लेकिन सिविल कंपनी में यूएई नेशनल एक होना लाजमी है, अदरवाइज आपको लोकल सर्विस एजेंट चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में अगर जीसीसी नेशनल है तो आपको लोकल सर्विस एजेंट की जरूरत नहीं है इन सिविल कंपनी, ठीक है। आगे चलें। सर मेरा क्वेश्चन है, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाने की फीस भी पे करनी पड़ेगी या सिर्फ लाइसेंस की फी ही पे करनी पड़ेगी? अभी हमारी काफ़ी सारी कॉस्ट रहती हैं भाई, अभी तक तो हमने वीज़ा सीधे नहीं लिया, सिर्फ लाइसेंस ले रहे हैं। लाइसेंस की फीस का भी एक एस्टीमेट लगा रहे हैं, ठीक है। बस ये देखना है कि जो मैं आपको पढ़ाता जाऊँ ना, वो प्रैक्टिकली आप देखते जाएं, आप कर सकें खुद। ठीक है हाँ सर। जी, इंस्टेंट लाइसेंस की कितनी कॉस्ट नज़र आ रही है आपको? 9,000, 9,000 राइट, तरफ। ठीक है।
और इसमें हमें कितनी नज़र आ रही है, ये हमें पता है कि रेंटल एग्रीमेंट के बगैर नहीं हो सकता। इसमें उस हिसाब से कॉस्ट निकलेगी 9,500 का। ठीक, वापस चलते हैं, एक चीज़ मैं चेंज करने लगा हूँ। अगेन हम टेस्ट कंसल्टेंसी को देखने लगे हैं, लेकिन अब मैं एक चीज़ बदलने लगा हूँ। तवज्जो से देखिएगा साहब। नंबर ऑफ पार्टनर 2 कर दिए, 2 ही थे पहले भी एक्सपेक्टिएट थे, अभी भी एक्सपेक्टिएट हैं। सिर्फ एक चीज़ बदलने लगा हूँ। पहले मैंने सिविल कंपनी पे क्लिक किया था, अभी मैं किस पे क्लिक करने लगा हूँ? लिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी। सिविल कंपनी की कॉस्ट कितनी आई थी? 9,000। 9,000। इसमें इंस्टेंट लाइसेंस की कितनी है? 15। 15,000। ब्रांड जितना भी डाल के चेक कर लें, 5% शामिल हो रहा है। ठीक है, 15,500। ठीक है, ओके सर। ओके सर। कितनी हो गई कंपनी की कॉस्ट, कितनी हो गई? 15,500। अच्छा, ये हमने सिंगल ऑनर की निकाल लिया, सोल प्रॉफिटरशिप की 8,000, सिविल कंपनी 9,000। आगे चलते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी सिंगल ऑनर की हमने नहीं निकाली ना? जी सर, नहीं वो देखी? भी नहीं निकल, नहीं देखी। ओके, अभी करते हैं उसको भी। ठीक है, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसी टेक्निकल चीज तो नहीं रही। हम टैक्स कंसल्टेंसी को देखने लगे हैं। सिंगल ऑनर, सिंगल में हम देख रहे थे किसकी? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ऑनर की मैंने कितनी लिखी हुई है? 14,000। इंस्टेंट लाइसेंस की फीस कितनी है? 14,000। ठीक है, क्लियर? ओके सर। ये आपको एक एस्टिमेट दिया है। 8,000 किस केस में आएगा, 9,000 किस में आएगा? ठीक है, अच्छा। अब मुझे बताएं, हम एक और काम करने लगे हैं यार। कोई दोस्त तो यूएई में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अदर देन कंसल्टेंसी? सर लॉ फर्म। लॉ फर्म, ये भी कंसल्टेंसी की है ना? कोई और आइडिया देना, और नहीं है बिजनेस करने वाले तो सर बैठे। फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज। फ्रेट फॉरवर्डिंग, ओके। फ्रेट फॉरवर्डिंग के एग्जैक्ट नाम से या सर क्लियरिंग एजेंट हो गई, हाँ। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग। कौन सा बनता है? डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज। हाँ चलो, यही करके चेक कर लेते। वैसे मैं 2 दिन पहले एक फ्रेट फॉरवर्डिंग की कंपनी रजिस्टर करवा रहा था, तो उन्होंने नॉर्मली डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज इस तरह की 4 एक्टिविटी ली हुई थी। ठीक है, सिंगल सिंगल करके चेक करें। या कितने कितने बंदे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं? चले मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास जो क्लाइंट थे, एक पाकिस्तानी, उन्होंने 2 कंपनी को खोल रहे थे। पहला उन्होंने एस्टिमेट मांगा था कि अगर सिर्फ पाकिस्तानी हो, और सेकंड उन्होंने मांगा था कि एक पाकिस्तानी या सेकंड ईरानी है, लेकिन दोनों केसेस में एक्सपेक्ट हैं। पहले हम कितने रख के चेक करें, 1 2? 2 कर लें 2 सर। रख लें, ताकि इसमें ये मिक्स भी हो सकता है, एक एक्सपैट हो एक नेशनल लोकल। ठीक है, कॉस्ट लिमिटेड दोनों लाइबिलिटी कितनी आएगी? कितनी आएगी आप लोग बताएं मुझे। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी 2 पर्सन है, कितनी कॉस्ट आएगी? 15,000। 15,000। ठीक है, और अगर दूसरा करेंगे तो उसमें 15 प्लस 5% कर लें। ठीक है, आइटम चेंज करने लगाऊंगे। क्या हम कर रहे थे? फिर डॉक्यूमेंट क्लियरेंस की हमने लगाई थी ना? ठीक है, अच्छा, ये अगर आपको एक्टिविटी नहीं मिल रही तो आपने कैसे देखना है, बाद में देखते हैं। 3 पार्टनर कर दिए मैंने। अभी तक कुछ क्वेश्चन में मैं नहीं गया। ठीक है, अभी तक हमें एक एक्सरसाइज करनी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी भी कितनी फीस है? 15,000। हालांकि कितने पार्टनर किए मैंने? 3।
वजह क्या है भाई, पार्टनर इंक्रीज होने से क्यों नहीं इंक्रीज हुई लाइसेंस कॉस्ट? सर ये 2 to 50% है, लेकिन इसमें एक चीज मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि इसमें अगर हम मिक्स कर दें नेशनैलिटीज तो अच्छा फिर अच्छा शायद डिफरेंट हो। ठीक है, एक सेकंड। पहले मैं जरा एक बिजनेस की चीज चेंज करना चाह रहा था, ठीक है। हाँ यार, कोई रेस्टोरेंट और। कर दें सर, रेस्टोरेंट कर दें। अच्छा, मैं वैसे आपको बताऊं कि रेस्टोरेंट भी नॉर्मली इधर प्रोफेशनल लाइसेंस के अंदर क्लासीफाई होते हैं, अच्छा कमर्शियल में नहीं ठीक है। क्लासीफाई होते हैं, ठीक है। मैं जरा दूसरी चेंज करना चाहता हूँ लाइसेंस टाइप। ग्रॉसरी शॉप सर कर दें सर। ट्रांसपोर्ट बिजनेस करेंगे। ग्रॉसरी शॉप। ग्रोसरी स्टोर, सिंगल बंदे को हम जरा रख के देखते हैं। मुझे ये बताएं कि ये सब तवज्जो से, सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन क्यों नहीं है? सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि वो सर प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल है, प्रोफेशनल लाइसेंस के लिए। एक्सपर्ट में प्रोफेशनल के लिए अवेलेबल है, एक्सपर्ट में प्रोफेशनल के लिए अवेलेबल है, ठीक समझ आ रही है? अच्छा, मुझे जरा वो वाले एक्सपर्ट सामने आए अदर देन टूबा, जो कि अकाउंटिंग टैक्स से बैकग्राउंड से नहीं है। सर मैं नहीं हूं, मैं वकील हूँ सर, और अकाउंटिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। बाबर जमान। जी सर। अच्छा, मैं ऐसे देखना चाह रहा हूँ जिनको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया ना हो, आपको फिर भी होगा, ठीक है। आपकी एक मिलती जुलती से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, ठीक ठीक। क्योंकि आप एक टैक्स के भाई से ताल्लुक है आपका। अच्छा, हाँ जी कौन सी हम जी देख लीजिए, ग्रॉसरी। ग्रॉसरी, माय गॉड ना, ग्रॉसरी। मैं क्या करने लगा था, हाँ मैं करने लगा था जीसीसी नेशनल। एक ही बंदा है, जीसीसी नेशनल है। अच्छा, अब देखिएगा यहाँ पे कुछ आया, सोल एस्टेब्लिशमेंट। क्या ये सोल प्रोप्राइटरशिप है? नहीं सर, ये डिफरेंट है उससे। ठीक है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप और सोल एस्टेब्लिशमेंट एक चीज़ होते हैं, ठीक है। ये बल्कि अगर अच्छा आप ओके। पिछले केस में भी अगर आपके देखे ना, मिसाल के तौर पे अगर टेस्ट कंसल्टेंट का जिक्र था जब, तो तब भी आप देखें वर्ड सोल एस्टेब्लिशमेंट ही यूज होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप उसे कह लें या सोल एस्टेब्लिशमेंट कह लें, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, ये आप समझ गए कि हमने अभी, जब हमने ग्रोसरी शॉप शॉप लिखी और मैंने एक्सपर्ट सेलेक्ट किया था, तो मेरे पास सोल एस्टेब्लिशमेंट नहीं आई थी, लेकिन जब मैंने जीसीसी नेशनल सेलेक्ट किया तो सोल एस्टेब्लिशमेंट आ गया। क्या वजह है? हम्म। कौन बताएगा? मैं अगेन, एनी वन, आदिल, आगा, फेजा, कौन बताएंगे? सर मत नवाजा, आप बताएं। के लाइसेंस जो है ना, तो सोल पे तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सिर्फ ईसीसी नेशनल्स को मिल सकता है या कोई नेशनल पे, इसलिए यहाँ पे ये सोल एस्टेब्लिशमेंट आया। ठीक है, जब ग्रॉसरी का जिक्र आया तो ग्रॉसरी चूंकि कमर्शियल लाइसेंस है, तो उसकी वजह से एक एक्सपेट्रिएट को सोल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस नहीं मिल सकता। लेकिन एक्सपैट के अलावा सोल एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस किसी भी एक्टिविटी के लिए जीसीसी नेशनल और यूई नेशनल को मिल सकता है। इधर एक और चीज देखने लगा हूँ, इधर हमने एक और टाइप पढ़ी है। अच्छा, नहीं, ये वाली टाइप मैंने आपको पढ़ानी है, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई और बिजनेस यार, कोई नया मजेदार किस्म का आइडिया तो दें। सर रियल एस्टेट का बिजनेस। कंस्ट्रक्शन, सर कंस्ट्रक्शन। सलून। सैलून इज आल्सो अंडर प्रोफेशनल कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ओ, ये करते हैं। कितने बंदे हैं? 12। ठीक है, हमने जो एक्टिविटी सिलेक्ट की है, ये कौन से लाइसेंस के अंदर आती होगी? मैन्युफैक्चरिंग। हम्म पूरी नहीं सर, पूरी ये कमर्शियल। कमर्शियल, पूरा जरा हेडिंग पढ़ें कि मैं कर क्या रहा हूँ, आखिर में ट्रेडिंग लिखा हुआ है, ठीक है। ये कमर्शियल के अंदर आएगी। कौन कमर्शियल कौन के सी अंदर। नेशनैलिटीज इन्वॉल्व की जाएं? पहले सिर्फ एक्सपर्ट रख के देखता हूँ, ठीक है। कितना आएगा? 15,000, मुश्किल ही नहीं है।
उसी एक्टिविटी में बड़ा बंदी रखता हूँ। कितनी अभी पहली दफा कितनी कॉस्ट आई है? 15,000, राइट? अब क्या करें? यूएई नेशनल एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। कॉस्ट कितनी आई? सेम ही 15,000। हम देख रहे हैं कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यहाँ तक ये आपसे लिंक शेयर हो गया है, आप एस्टिमेट तो किसी का भी निकाल सकते हैं, राइट? जी ठीक है सर। ये जी 15 सर। का मतलब 15, ये 12 का मतलब 12 वीजा, 12 का मतलब 12 वीजा इशू होंगे। नहीं नहीं नहीं, वीजा नहीं, अभी आप ऑनर्स की बात करें। ठीक है। सर इसमें एक चीज़ है, मैंने अपने फ़ोन के ऊपर यहाँ पे बिजनेस आइडियाज़ में लॉयर एंड एडवोकेट जब सर्च किया तो जस्ट मेरे पास सिर्फ सोल आ रहा है, सोल एस्टेब्लिशमेंट। तो उसमें एलएलसी क्यों नहीं आ रहा सिंगल में? ओके, दोबारा ये एक मिनट, इनका क्वेश्चन है कि इन्होंने क्या लिखा? एडवोकेट एंड लॉयर। लॉयर एडवोकेट सिंगल है आप? जी एक्सपेट्रिएट सर, क्या सिंगल एक्सपेक्ट। जी स्क्रीन सर। नजर आ रही है ना मेरी? जी ओके, सर, आ रही है। हमें क्या नजर आ रहा है? सोल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इनका ये है कि द एलएलसी सिंगल ऑनर क्यों अलाउ नहीं है। मैं वैसे आपको बताऊं कि ये जो एडवोकेट्स एंड लॉयर्स होता है, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, यहाँ पे चूंकि इन्वेस्ट इन दुबई पे एक एस्टिमेट दिया गया है, ये नॉर्मली एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि सिर्फ यूएई नेशनल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कोर्ट में रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट। नंबर सर अगर आप लीगल फर्म लिख के देखें तो उसमें शायद कुछ चेंजिंग आती हो, लीगल फर्म, नहीं 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 नहीं, लॉ फर्म। प्लीज एडवोकेसी में, लॉयर में इन चीज़ों को याद रखिएगा प्लीज। मैं एक दे रहा हूँ कि यूएई गवर्नमेंट ने कई जगहों पे लॉजिकली चीज़ों को देखा कि कुछ ऐसे प्रोफेशन है जो उनको एलएलसी सिंगल ऑनर, उनको एक सेपरेट कंपनी बनाना किसी भी लिहाज से जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था आपका, जो शायद मैं आम हालात में मिस कर जाता हूँ। मिसाल के तौर पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? उसमें आपकी लायबिलिटी लिमिट हो जाती है, आप लोगों के नुकसान के जिम्मेदार एक हद से ज़्यादा नहीं रहते। लेकिन कुछ ऐसे नेचर ऑफ सर्विसेज हैं जिसमें आपकी एडवाइस मैटर करती है, और आपकी लायबिलिटी लिमिट कर देना किसी भी लिहाज से दुरुस्त नहीं होता, लॉजिकली नहीं होता। आपने जब एडवाइस देनी है ना, आप ये नहीं कह सकती हैं मैंने नहीं दी थी, मेरी कंपनी ने दी थी, क्योंकि आपकी एडवाइस इस हद तक आपसे जुड़ी हुई है कि वो आपका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, बाकी बिजनेस में फिर भी आपके डिसीजन, आप कह लें कंपनी हैंड ओवर हो सकती है, कंपनी सेल हो सकती है, लेकिन ये एक जो एडवोकेसी है, इसका बाकायदा प्रॉपर लाइसेंस होता है। इसको किसी भी लिहाज से अगर आप समझें ना, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, आप ये नहीं कह सकती हैं कि ये एडवाइस मैंने नहीं दी, मेरी कंपनी ने दी है। जी सर, समझ आ गई। थैंक यू। ठीक, ये कई जगहों पे कुछ खास बिजनेसेस में आपको थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। इसमें इंस्टेंट लाइसेंस का ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि इस बिजनेस में आपके पास जगह होना लाजमी है। तो सर इसमें जगह में मतलब हम अपने घर घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, अपने घर के ड्राइंग रूम को ऑफिस वगैरह बना सकते हैं, या प्रॉपर ऑफिस का सिंगल ही आंसर, कोई ऑफिस ही होना चाहिए इसमें? सिंगल सिंपल आंसर दूं तो नो, आप घर को ऑफिस नहीं बना सकते, लेकिन आप चाहती हैं कि ट्राई किया जाए तो लेट्स ट्राई। ठीक है, क्या हो सकता है, फिर हम ट्राई करते हैं। मैं कौन सी देख रहा था सर्विस? मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट क्लियरेंस सर्विसेज। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्लियरिंग सर्विसेज में जाते हैं, हम एक यूएई नेशनल के पास देखते हैं कि उसके पास क्या कोई ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है। इधर ही से पता चलेगा हमें। हम सोल एस्टेब्लिशमेंट गए, कौन सी सर्विस है हमारी? एक प्रोफेशनल सर्विसेज हमने चूज की, डॉक्यूमेंट क्लियरिंग, यूएई नेशनल को सिलेक्ट किया, और उसकी हमने सोल एस्टेब्लिशमेंट देखी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कुछ ना कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं।
कितनी हो गई हैं कंपनी की टाइप? लाइसेंस, एक और लाइसेंस भी आ गया इधर, एसएमई लाइसेंस। SME लाइसेंस। ये ऐसी लाइसेंस की टाइप है ये ये यूएई। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस प्राइस तो नहीं है सर? या बनाने को आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज बना लें, लेकिन मैं वो वाला वर्ड नहीं यूज करना चाहता। जो पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज था वर्ड, ये प्लीज सब तवज्जो से सुनिएगा। स्पेशली ये उन लोगों को ज्यादा कंफ्यूज करेगी जिनका तल्लुक अकाउंटिंग एंड टैक्स बैकग्राउंड से है। पाकिस्तान में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज का जब भी लफ्ज इस्तेमाल होता है ना, तो उससे मुराद ऐसा बिजनेस होता है जिसकी एक खास लिमिट ऑफ एम्प्लॉयज हो, खास रेवेन्यू हो, जहां में उसका तल्लुक इससे नहीं है, जहां पे 100% जिसकी ऑनर हो। पहली कंडीशन ये है, ठीक है। इसमें आप देखें फिजिकल लोकेशन दुबई मेनलैंड। ये जो एसएमई लाइसेंस है ये आपका घर बैठ के हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी जो लाइसेंस हैं फिजिकल लोकेशन दुबई मेनलैंड, इसमें आपके पास एक कमर्शियल जगह होनी चाहिए। इंस्टेंट लाइसेंस के केस में आप घर में बैठ के काम कर लें या आपके पास लोकेशन हो ही नहीं, आप पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, ये वाला जो लाइसेंस है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया हूँ। ये एसएमई लाइसेंस में भी आपके पास कमर्शियल जगह होनी चाहिए। ये एक और लाइसेंस की टाइप है डीईडी ट्रेडर, ये होम बेस्ड होता है, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। अभी हमने जितना भी बिजनेस सेटअप के हवाले से देखा है, इसमें हमने मजीद टाइप भी पढ़नी है, मजीद किस किस तरह की कंपनीज हैं, किस किस तरह के मजीद भी क्या कोई लाइसेंस निकल सकते हैं, इसको हम थोड़ा मजीद देखेंगे डिटेल में इंशाल्लाह ताला। क्लास काफ़ी लंबी हो गई। अच्छा सर हाँ फैजान, एक बात करनी थी आपसे। वो मेरी अब्दुल कयूम से बात हुई थी जब मैंने क्लासेस ले रही थी। आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, मैं सबसे पहले एक चीज़ अनाउंस कर दूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का प्रेशर था, आइंदा क्लास हमारी रात 9 बजे हुआ करेगी, ठीक है, अच्छा सैटरडे सर, संडे। मेरी जो बात हुई थी अब्दुल करीम से, तो मैंने कहा सर वो कि मेरी एक और क्लास थी 9 बजे से, ऑनवर्ड, नो नो 9 to 11। तो वो भी वीकेंड पे होती है, और सैटरडे के दिन पॉसिबल है, बाकी संडे को पॉसिबल नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे नहीं पता अब्दुल कयूम कौन है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, ठीक है। मैं इन इन ठीक चक्करों में पड़ ठीक जाऊँ है ना तो ठीक है सर, वो मेरी बात होगी उनसे, उनका आपसे कुछ बात कर देंगे, कोई इशू नहीं। आप उनसे यूएई के मतलब करना हुआ करे, यूएई का बिजनेस करना हुआ करे, ऐसे ही करें आप। एक्सक्यूज मी सर, मैं आदिल बात कर रहा हूँ। मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। लास्ट टाइम आपने अपना नंबर शेयर किया था बट वो हिस्ट्री से रिमूव हो गया, तो आप प्लीज जरा अपना नंबर मुझे शेयर कर देंगे, या आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसे कॉपी कर लूँ। मैं भी चैट में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। थैंक यू सर। अच्छा लेक्चर्स की साइट शेयर करवा दें। अच्छा अभी मुझे ये बताएं। एक गुजारिश है कि ये दोनों लेक्चर्स की तरफ साइट शेयर करवा दें। जी वो मैं कर दूंगा, ठीक है। अभी नहीं, कल तक इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अभी मुझे ये बताएं कि यार कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई मजा आया, कुछ जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आई है, वो बताएं मुझे पहले। सर आप प्लीज फर्स्ट और सेकंड क्लास की जो है रिकॉर्डिंग शेयर कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज somehow we miss something, so it's more easy for us to understand. ये मैनेजमेंट के इश्यूज है, मैनेजमेंट अपलोड कर देगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं पढ़ाने वाला काम कर सकता हूँ। हाँ यूएई में कोई हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। ये बताएं किसको समझ नहीं आई है इन एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के अलावा। सर मुझे एलएलसी, सिंगल ओनर और जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एलएलसी, जी सर। सिंगल ओनर में और सिंगल ओनर और सोल प्रोप्राइटरशिप जो है। अच्छा जी, क्या कंफ्यूजन है? सर उसमें जो है, एक तो ये चीज है ना कि जो उसके क्या कहते हैं उसको, अब सर ये एक बार ये दोनों थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर। या अगली क्लास में कहते हैं, ठीक है। चलो सर मेरा जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कंपनी 17 है, इस तरह यूएई के अंदर कंपनीज को कौन सा कोई एक्ट डील करता है? ये कमर्शियल एक्ट मौजूद है,
एंड मेन तो कमर्शियल लॉ है दैट बिजनेस को डील करता है, ठीक है। एंड देन फ्री जोन हर अपना एक मौजूद है, इसके अंदर वो रजिस्टर्ड है। कॉर्पोरेट लॉ भी मौजूद है इधर का, मुझे नहीं पता वो कौन सा फेडरल। सर क्या आप एक फेवर देंगे, उसके लिंक शेयर कर देंगे ताकि हम उसको डाउनलोड करके अगर रीड करना चाहें तो रीड कर लें। श्योर, इंशाल्लाह ताला मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। मैं वैसे ताकि मैं डायरेक्ट करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। जो एक चीज़ होती है इम्पोर्टेंट, वो ये आप करना है चीज़ों को। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये भी ऑल द लॉ की समरी है, लेकिन एक चीज़ आपने याद रखना है कि प्रैक्टिकली चीज़ों में एक तो ये पोर्टल यूज़ करना, लिंक्स यूज़ करना, मुख्तलिफ चीज़ों को समझना ये बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। अभी मिसाल के तौर पे मैंने आपको एक लिंक दिया कि इधर जाएंगे आप, इधर जाके कंपनी की कॉस्ट निकालेंगे, डी की आपने साइट पे रजिस्टर करना है, ये वाली चीज़ें आपको जो है वो एक मैं बताता हूँ साथ, ठीक है। बाकी लॉ तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आपने सीएमए का पीरियड लॉ का नहीं पास करना चाहिए। इधर जो स्टूडेंट्स क्लासेस लेते हैं ना, मेन गोल होता है उनका सर्विसेज देना, तो इसलिए मेरा फोकस भी उसी तरफ ज़्यादा होता है। पहली चीज़। नंबर सेकंड, जो चीज़ें प्रैक्टिकली हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। आपको आइडिया होगा अगर आप पाकिस्तान में रहे हैं, तो प्रैक्टिकली चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से। मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान में कि आपको एफडीआर से रिफंड कैसे मिलते हैं, कैसे अप्लाई करना है। लेकिन आपने यकीन करें कि उस तरीके से कोई बंदे का पुत्र अगर लेना चाहे ना रिफंड, तो शायद साल गुजर जाए, राइट। हाँ सर, एग्री विद यू, क़यामत तक नहीं मिलता सर। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अब हमें प्रैक्टिकली भी देखनी है। ओके। सर वो एक सर ने पूछा था सोल प्रोप्राइटर और एलएलसी सोल का, तो इसमें थोड़ा सा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के बता दें, क्योंकि जो सोल प्रोप्राइटर है मुझे उसमें मतलब ज्यादा सही एलएलसी सिंगल जो है वो लग रहा है। तो सोल प्रोप्राइटर के भी कोई ना कोई तो एडवांटेज होगा कि लोग उसकी तरफ जाते हैं या उसमें रजिस्टर होते हैं। मैंने बहुत सारे आपको अभी, अगर आप उसकी कॉस्ट वगैरह एनालाइज करें, आपको एक बेनिफिट वहाँ पे नज़र आ जाएगा, ठीक है। कॉस्ट इसकी कम है। एंड ये देखें, ज़रूरी नहीं है, आपने कहा ना बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने लोन नहीं लेना, किसी ने डेट नहीं लेना, तो मुझे बताएं उसके लिए एलएलसी सिंगल ऑनर के हद तक रेलिवेंट है। जी, उसके लिए तो सोल प्रोप्राइटर ही बेस्ट है। ठीक है, उसके लिए क्या बेस्ट है? सोल प्रॉपर्टी से है। ठीक है, ठीक है, इसके बाकी तो अलावा सर ओके। बाकी मुझे ज़रा बताएं कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जो कुछ सजेस्ट करना चाहें। सर मैं सर ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे आज आपने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ाई है ना, तो ऐसे ये भी होना चाहिए कि हमें थोड़ी सा पता हो कि कल हमारा टॉपिक क्या है, तो उस पर थोड़ी सी ना प्रिपरेशन भी बंदा नेट से देख के कर लेता है, ताकि वो चीजें अगर कुछ डिस्कस करने वाली हो, कोई क्वेश्चन अराइज हो, तो वो हम आपसे पूछ भी सकें। जैसे आज आपने कंपनीज का बताया है कि 6 तरह की कंपनीज हैं, तो इसमें अगर आप वर्किंग मजीद करेंगे तो मजीद क्वेश्चन भी अराइज हो सकते हैं, तो उसमें फायदा होगा सर फिर हमें। जब भी आपको क्वेश्चन आए जो व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसमें ठीक है एक सर। चीज़ एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये होती है कि फ्यूचर के हवाले से कि क्योंकि हम प्रोफेशनल लाइफ में हैं, और इस बात का अच्छी तरह से मुझे अंदाज़ा है कि हमारे जो ज़्यादातर वो टाइम नहीं है जब हमारे पास सिर्फ स्टडी होती थी, ठीक है। हम सब प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादातर का मतलब 90% प्रोफेशनल लाइफ में होंगे, तो वो आप कहें कि सिर्फ बुक्स पढ़ना वो वाला टाइम अब हमारे लिए नहीं है, ठीक है। नए लेक्चर को पढ़ना, तो साथ साथ क्वेश्चन जब आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आप जी कंसल्ट बिल्कुल कीजिएगा बात। जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, आपने जो कोई पिछले क्लास में, पिछले बैचेज में, मेरे पास एक दोस्त था जिन्होंने यहाँ पे यूएई में मिनरल की ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर करनी थी, एक फार्मास्यूटिकल वाले भाई थे। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह के बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाहते हो, राइट। ठीक है, एनीवन? ऐसे कोई भी नहीं है, कंसल्टेंसी वाले हैं।
अच्छा, आप सब में से कौन कौन मुझसे व्हाट्सएप पे इन कांटेक्ट हैं? हम्म, सर आपका व्हाट्सएप नंबर है लेकिन अभी कांटेक्ट नहीं किया आपसे। ठीक है, मैं वैसे सजेस्ट करता हूँ आप सब मुझसे व्हाट्सएप पे इन कांटेक्ट रहें, ठीक है? ओके तो सर। बता, मैं खुद इंजॉय करता हूँ इसको, ठीक है? ओके, ओके। थैंक यू क्लास, बड़ी खुशी आपसे आपको पढ़ा के बड़ा मज़ा आया। इंशाल्लाह ताला कोई क्वेश्चन हुआ करे पूछा करें, और बाकी अगर यूएई में किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए स्पेशली रिलेटेड टू जॉब सीकिंग, एस्टेब्लिशिंग कंसल्टेंसी बिजनेस और अदरवाइज, तो यू मस्ट कॉन्टेक्ट मी, ओके? कोई विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके? थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ग्रुप में ओके आप सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।